हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। हेलो बच्चों, गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब लोग। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग रियली गुड। हेलो हेलो हेलो, प्रणाम प्रणाम, राधे राधे। आ जाइए सब लोग फटाफट से। जय श्री गणेश। आज हमें श्री गणेश करना है एक नए टॉपिक का भी। आई होप आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू यू गाइज, ऑल ऑफ यू। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, कम टू द क्लास एवरीबॉडी, हरी अप। ठीक है जी, आ जाइए जल्दी से क्लास में आ जाओ। आज हम शुरू करेंगे अपना नया टॉपिक जिसका नाम है फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक, गैसियस स्टेट। ठीक है जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और अब हम अपना सफर शुरू करने जा रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री का। इट इज गोइंग टू बी रियली फन। सो आ जाओ फटाफट से, क्लास में जुड़ जाइए सब लोग। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। चलिए शुरू करें क्या हम। शैल वी स्टार्ट नाउ। ठीक है बच्चों, चलिए सब लोग आ गए हैं। आ जाओ सब जल्दी जल्दी क्लास में। चलिए शुरू करते हैं, आज हम क्लास को शुरू करने जा रहे हैं। सो देखो बच्चों, आज की क्लास का जो मेरा टॉपिक है दैट इज कॉल्ड एज गैसियस स्टेट। और गैसियस स्टेट में देखो, आज का जो मेरा क्लास होगा ना, आज मैं कोई आपको लॉ वगैरह नहीं पढ़ाने वाला। ये नहीं कि मैं एकदम से स्टार्टिंग से आते आपके सर पे बम फोड़ दूंगा, नो। आज हम सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जो हमें बैकग्राउंड नॉलेज की जरूरत है, आज हम उस बैकग्राउंड नॉलेज की बात करने वाले हैं। ठीक है भाई, चलिए शुरू से शुरू करते हैं हम लोग। देखो बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जब भी हम गैसियस स्टेट पढ़ रहे हैं, शुरू करूं मैं चैप्टर को, शुरू करूं। चलिए लेट अस बिगिन टुडेस क्लास। सो देखो बच्चों, सबसे पहले जब भी हम गैसियस स्टेट पढ़ने की शुरुआत करते हैं तो फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू माय माइंड इज कि गैसेस आपस में रिएक्ट कैसे, सॉरी, गैसेस आपस में इंटरैक्ट कैसे करती हैं। उनका आपस का इंटरेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरेक्शन। तो आज हम सबसे पहले ओके उसी इंटरेक्शन की बात करेंगे। तो आ जाइए जल्दी से सब लोग। हाँ जी भाई रितेश जी, जय श्री राम, जय श्री राम। सभी लोगों को मेरा गुड इवनिंग, राम राम, नमस्ते, प्रणाम, जय श्री राम। आ जाओ अब क्लास को शुरू करते हैं। बहुत सारे हमने ग्रीटिंग्स एंड ऑल कर लिए हैं। लेट अस बिगिन विद टुडेस क्लास। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहला टॉपिक जो कि मैं गैसियस स्टेट में आपको करवाना चाहता हूं, देखो ये हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का सफर स्टार्ट होने वाला है। लेकिन मैं आपसे ये चाहता हूं कि आपका जो पिछला जो हमने अभी तक किया है दैट इज केमिकल बॉन्डिंग ऑन पीरियोडिसिटी, इनऑर्गेनिक की हमने बहुत सारे टॉपिक्स किए हैं, उनको भी आप लोग बहुत ढंग से रिवाइज करते रहे। ठीक है जी, आगे ऐसा नहीं करना कि आगे दौड़ और पीछे छोड़, आगे कभी करना पीछे कभी रिवाइज करते जाना, भूलना मत। ठीक है जी, चलिए शुरू करें अब हम। ओके सो देखो, सबसे पहले जब भी हम गैसियस स्टेट की बात करते हैं ना, तो फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू माय माइंड इज द फिजिकल इंटरेक्शन। यानी कि गैसेस के बीच में जो फिजिकल इंटरेक्शन है वो कैसे होने वाला है। फिजिकल इंटरेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। और जिन लोगों ने मेरे साथ केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा है उन लोगों ने फिजिकल इंटरेक्शन पूरा मेरे साथ एक बार पढ़ा है। ठीक है, और दे नो वेरी वेल कि कितने प्रकार के फिजिकल इंटरेक्शन होते हैं, क्योंकि बच्चों गैसेस के मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल जब दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करता है, देयर इज नो केमिकल फॉर्म ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन देम, देयर इज फिजिकल इंटरेक्शन बिटवीन देम। 6 प्रकार के फिजिकल इंटरेक्शंस मैंने आपको सिखाए थे। सो मैं आशा करता हूं कि सभी लोगों को मालूम होगा
तो बता दो जल्दी से फटाफट से, क्या मुझे वो फिजिकल इंटरेक्शन वाला टॉपिक रिपीट करने की जरूरत है या नहीं है? यू वांट मी टू रिपीट दैट और शैल आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक? जल्दी बताओ मुझे फटाफट से, एक बार मुझे क्लियर कर दो, जैसे तुम बोलोगे मैं वैसे करवा दूंगा। अब देखो, क्योंकि मेरे को पता है कि अब बैच मिक्स हुआ था, तो कुछ नए बच्चे हैं जिन्होंने केमिकल बॉन्डिंग नहीं किया है, कुछ बच्चे हैं जिन्होंने किया है, जिन्होंने किया है वो फिजिकल इंटरेक्शंस जानते हैं, जिन्होंने नहीं किया वो नहीं जानते। सो प्लीज आप मुझे एक बार बता दो, जो ज्यादातर लोग चाहेंगे हम वही करेंगे, ठीक है? यू वांट मी टू टीच फिजिकल इंटरेक्शन वंस, आई विल टेक दैट टॉपिक, अदरवाइज नए सिरे से शुरुआत करेंगे फिर हम लोग। बोलो फटाफट से, जल्दी बताओ मुझको। यू हैव टू रिस्पॉन्ड फॉर दैट डियर स्टूडेंट्स, प्लीज रिस्पॉन्ड, प्लीज बच्चों रिस्पॉन्ड कीजिए मेरे को। सो आज का जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, अभी तक तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है, नो रिस्पॉन्स येट। चलो एनीवेज, देखो आज की क्लास का जो मेरा टुडेज गोल, अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो आज की क्लास का जो हमारा गोल है ना, बेसिकली आज हमें इन्हीं गोल्स को फुलफिल करना है। गोल नंबर 1 इज द फिजिकल इंटरेक्शन। अगर आपको फिजिकल इंटरेक्शन अच्छे से मालूम है तो इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्टली मूव कर जाएंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। एंड गोल नंबर 2 इज माई टाइप्स ऑफ ग्राफ्स, या फिर ग्राफिकल एनालिसिस। टाइप्स ऑफ ग्राफ लिख देता हूं मैं, टाइप्स ऑफ ग्राफ्स। हम लोग विभिन्न विभिन्न प्रकार के ग्राफ पढ़ेंगे। हालांकि ये जो टाइप ऑफ ग्राफ का टॉपिक है, ये थोड़ा सा मैथ्स का टॉपिक है। ओके ओके, ज्यादातर मैं देख पा रहा हूं कि न्यू स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो सर क्लियर है, आयन आयन इंट्रैक्शन, यस सर पता है, ठीक है। मैं एक काम करता हूं, मैं देखो जो नए बच्चे हैं उनके लिए भी थोड़ा सा इजी हो जाएगा, और जो पुराने बच्चे हैं उनको भी बोर ना हो, तो मैं काम करता हूं, मैं थोड़ा थोड़ा रिवाइज करवा देता हूं। मतलब मैं एक बार स्पीड में करवा देता हूं, स्पीडली हो जाएगा, ठीक है। जो भी आपके डाउट्स होंगे देन आई विल टेक योर डाउट्स इन द लास्ट, ठीक है। सो इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ ग्राफ्स और फिजिकल इंटरेक्शन। ये हमारे आज के गोल है बच्चों। चलिए, अगर आपको गोल क्लियर हो गया होगा तो लेट अस बिगिन विद टुडेस क्लास। सो सबसे पहले जब मैं बात करता हूं फिजिकल इंटरेक्शन की, तो फिजिकल इंटरेक्शन मतलब फिजिकल बॉन्ड, ठीक है। फिजिकल बॉन्ड, और फिजिकल बॉन्ड से मेरा मतलब क्या है, यानी कि नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस। नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस यानी कि जहां पर इनके बीच में प्रॉपर केमिकल बॉन्ड ना बनता हो, उन्हीं को हम लोग नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करें, ठीक है। सो इट इज मिक्स्ड ओपिनियन, डोंट वरी बच्चों। मैं सबको ध्यान में रखते हुए, सब मेरे प्यारे हैं, सबको मद्देनजर रखते हुए ही हम लोग करेंगे, टेंशन लेने की बिल्कुल भी बात नहीं है। चलिए चालू करें। चलो देखो बच्चों, सो आज हम लोग, आज का गोल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए शुरू करते हैं फिर हम अपने आज के गोल के साथ। सो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है दैट इज द फिजिकल इंटरेक्शन। तो चलिए बात कर लेते हैं, फटाफट से बात करते हैं फिजिकल इंटरेक्शंस के बारे में। ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी मैं बताऊंगा आपको। देखो, और थोड़ा सा ना, जिन लोगों ने पहले पढ़ा है उनके लिए भी थोड़ा सा ऐड ऑन करके मैं जरूर बताऊंगा, चिंता ना करो बिल्कुल भी। जैसे कि बच्चों, जब से पहला फिजिकल फोर्स होता है जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, देखो बच्चों, ये जो केमिस्ट्री वाले लोग हैं ना, मतलब केमिस्ट्री वाले हम लोग जो है ना, बड़ा चोरी करते हैं। चोरी कैसे करते हैं? हम लोग क्या करते हैं, फिजिक्स से कॉन्सेप्ट उठाते हैं, नाम बदलते हैं और अपना नाम रख देते हैं। जैसे कि हमने बॉन्ड का नाम रखा हुआ है आयनिक बॉन्ड। देखो बच्चों, आयनिक बॉन्ड है क्या? हम लोग आयनिक बॉन्ड को कैसे डिफाइन करते हैं? व्हेन देयर इज अ कंप्लीट चार्ज, व्हेन देयर इज अ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ चार्ज, या सॉरी, व्हेन देयर इज अ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीशीज टू इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज, दैट इज माय आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड बच्चों कुछ नहीं होता, आयनिक बॉन्ड सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है भाई। क्योंकि जब ट्रांसफर ऑफ चार्ज हो जाएगा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो एक एंटिटी पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, एक एंटिटी पे आएगा नेगेटिव चार्ज। सो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसका नाम तो इलेक्ट्रोस्टैटिक ही होगा ना बच्चों, है ना। तो आप इसको अलग अलग नामों से जानते हैं, चाहे तो आप इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक कहिए, चाहे आप इसको बोलिए इलेक्ट्रोवेलेंट बोल लीजिए, ठीक है, या फिर आप इसको आयनिक बोल दीजिए। बात कुल मिला के एक ही है, यह तीनों के तीनों एक ही बात है, और इन तीनों का एक ही मतलब होता है क्या, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दिस इज नथिंग बट बच्चा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयंस, यानी कि आयंस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एग्जांपल तुम भली भांति जानते हो, जैसे कि Na+ का इंट्रैक्शन किसके संग किया मैंने, Cl नेगेटिव के संग। K+ का इंट्रैक्शन मैंने किया Br नेगेटिव के संग। समझ में आया? यानी कि जो गैसियस में मेरे पास आयंस होते हैं उनके बीच में इंट्रैक्शन को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। बहुत ही आसान। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक के बाद अगर अगला फोर्स समझना है, तो अगले फोर्स को समझने से पहले, ठीक है,
ठीक है, अगले फोर्स को समझने से पहले एक बात ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है कि हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो गैस के भी मॉलिक्यूल्स होंगे या इन जनरल अगर मॉलिक्यूल्स की बात करें तो हमारे गैस के मॉलिक्यूल्स दो प्रकार के हो सकते हैं। वह दो प्रकार के मॉलिक्यूल्स क्या क्या हो सकते हैं? गैस के मॉलिक्यूल्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स। दो प्रकार के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। कुछ मॉलिक्यूल्स तो होंगे हमारे पोलर। आई थिंक जिन लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग मेरे से पढ़ा है वो उनको कभी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि पोलर कौन है, नॉन पोलर कौन है। मस्त एकदम स्टेरिक नंबर निकालो, हाइब्रिडाइजेशन करो, ज्योमेट्री बताओ, शेप बताओ, पता चल जाएगा पोलर है या नॉन पोलर। एक होता है पोलर, दूसरे को अपन बोलते हैं नॉन पोलर। जितनी भी दुनिया के पोलर बॉन्ड्स हैं उनको मैं किस नाम से ट्रीट करूंगा? उनको मैं बोलूंगा डाइपोल। क्योंकि देखो ना, पोलर को मैंने डाइपोल क्यों कहा, और इसको मैं बोलूंगा इंड्यूस्ड डाइपोल। व्हाट इज दिस इंड्यूस्ड डाइपोल? इंड्यूस्ड डाइपोल मतलब जबरदस्ती का पैदा किया गया डाइपोल। समझ आ रही है बातें? जबरदस्ती का पैदा किया गया डाइपोल। अब जैसे पोलर का एग्जांपल मैंने क्या ले लिया? बेस्ट एग्जांपल HCl। अब HCl में खूब भली भांति पोल्स बने हुए हैं। Cl का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो कार्बन के ऊपर Cl के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। सिमिलरली अगर मैं इंड्यूस्ड डाइपोल की बात करता हूं तो एग्जांपल हो जाएगा Br2। अब देखो ये जो Br2 वाला स्पीशीज है ना, इसके अंदर वैसे तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एकदम बीचों बीच है। देखो हमेशा आज तक हम यही बोलते आए हैं ना कि Br और Br की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो एकदम बीचों बीच है। लेकिन ये जो बीचों बीच हम बताते हैं, अच्छा बीचों बीच क्यों बताते हैं पहले तो मुझे ये बताओ। बीचों बीच हम इसलिए बताते हैं क्योंकि द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बोथ द ब्रोमीन आर सेम, यही रीजन बोलते हैं हम लोग, है कि नहीं? बट एक चीज मैं तुमको हमेशा बता दूं, ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बीचों बीच हम लोग बताते हैं ना, ये वाली जो बॉन्ड पेयर, ये बीपी है मेरा, बीपी एट सेंटर, बीपी एट सेंटर। ये जो बीपी हम सेंटर पे बताते हैं ना, याद रखना है बच्चों आप लोगों ने, ये जो बीपी एट सेंटर है यह इसकी एवरेज पोजीशन है, या इसकी एवरेज पोजीशन है। कहने का अभिप्राय क्या है? कहने का अर्थ ये है कि यहां पर हमारे पास हर वक्त ऐसा चलता जा रहा है कि यानी कि एक क्षण ऐसा है कि इस Br पे पार्शियल पॉजिटिव, इस Br पे पार्शियल नेगेटिव, यानी कि मेरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भाग के कहां गई हुई है? राइट हैंड साइड में गई हुई है। और उसके ही अगले क्षण यह क्या हो जाएगा कि इस वाले Br के ऊपर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, और हमारी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वह लेफ्ट वाले Br के पास गई है। ये जो कुछ समय के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ माइन्यूट टाइम के लिए ये जो हमारे चार्जेस डेवलप होते हैं, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल। इंड्यूस्ड डाइपोल समझ में आया? यह अपने आप भी होते हैं। या तो इंड्यूस्ड डाइपोल कोई एक साथ में पड़ी हुई पोलर चीज पैदा करवाती है, या फिर मॉलिक्यूल्स अपने आप भी इंडक्शन डाइपोल का क्रिएट करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का काम है एक जगह रुकना नहीं, इलेक्ट्रॉन्स का काम है मूव करते रहना। अगर मूव करते रहेंगे तो एक जगह पॉजिटिव, एक जगह नेगेटिव, सॉरी पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, और फिर उसके अगले ही पल पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, यानी कि चार्जेस जो है हमारे वह बदलते रहेंगे। समझे? इसका मतलब होता है इंड्यूस्ड डाइपोल। किसी को कोई यहां तक तकलीफ है तो बता दीजिए प्लीज। विष्णु बोल रहे सर केमिस्ट को चोर कहना तारीफ था या ताना? बिल्कुल ही एक ताना था, बहुत बड़ा ताना था। बिकॉज देखो मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूं बट मुझे फिर भी ऐसा लगता है कि मदर ऑफ साइंसेज फिजिक्स, हमने बहुत सारी चीजें वहीं से उठाई हुई हैं, बस उसको अलग नाम से बोल के पढ़ते हैं। जैसे कि क्वांटम हो गया, तुमको मालूम है जो CFT है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ये किसी केमिस्ट ने नहीं दी थी भाई, ये एक फिजिसिस्ट ने दिया था, क्योंकि उसको क्रिस्टल का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना था, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी करना था। एक फिजिसिस्ट ने समझाया था कि CFT कैसे, वो तो चलो बाद में अलग अलग साइंटिस्ट ने उसको पकड़ के कुछ और नाम रख दिए, बट रियल में थ्योरी, ये जो स्प्लिटिंग वाली बात थी, ये एक फिजिसिस्ट ने बताई थी, केमिस्ट ने नहीं बताई थी। एक नहीं, क्वांटम पूरा का पूरा क्या है? फिजिक्स से ही आया। थर्मोडायनेमिक्स है ना, ये सब चीज, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी फिजिक्स से ही हमारा निकल के आया। तो बेसिकली हम लोग बहुत ज्यादा फिजिक्स पे डिपेंड करते हैं और वहीं से चीजों को निकाल। बट हाँ, एक बात मैं बता दूं, एप्लीकेशन ज्यादा फिर केमिस्ट्री की रहती है ना, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो, चाहे वो एकेडेमिया में हो, चाहे वो रिसर्च में हो, वेरी वाइड इट इज। ओके, तो पर हाँ, मेरी तरफ से तो ये ताना ही था बच्चों। ठीक है, डोंट माइंड प्लीज, क्योंकि मैंने खुद को भी मारा ये ताना। ओके, ठीक है जी। ठीक है, क्लियर, सबको क्लियर है, बहुत बढ़िया, बड़े शाबाश बच्चे हो तुम तो। गुड इवनिंग विकास, याद आ गई तुमको गुड इवनिंग बोलने की? क्या भी आए हो तुम क्लास में? ठीक है, एनीवेज चलो आगे बढ़े अब हम। सो आई होप आपको डाइपोल का और इंड्यूस्ड डाइपोल का मतलब समझ में आया। देखो शब्द इंड्यूस्ड डाइपोल तो हम लोग हमेशा सुनते हैं, बट इसका रियली में मीनिंग क्या होता है? रियली में मीनिंग ये होता है कि कुछ क्षणों में क्या होता है कि हमारी जो डेंसिटी है वो इधर से उधर मूव करती रहती है, और मूवमेंट के दौरान ही हमारे पास चार्जेस डेवलप होते हैं कुछ सेकंड्स के लिए। ये पार्शियल चार्जेस होते हैं पहली बात, और ये बहुत ही स्पॉन्टेनियसली डेवलप होते हैं और बहुत ही स्पॉन्टेनियसली चले भी जाते हैं। समझ गए? तो मॉलिक्यूल्स दो प्रकार के थे, एक को बोला हमने पोलर, दूसरे को बोला हमने नॉन
नॉन पोलर। ठीक है जी, आई होप यहां तक कहानी समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है तो तैयार हो जाइए अगले प्रकार की इंटरेक्शन के लिए, क्योंकि अगले प्रकार का इंटरेक्शन जो है मेरे पास दैट इज कॉल्ड एज आयन डाइपोल इंटरेक्शन। जैसा नाम वैसा काम। देखो बच्चा, आयन डाइपोल इंटरेक्शन का मतलब, वैसे मैं ये पढ़ा चुका हूं एक बार, देखो जो बच्चे पढ़ चुके हैं उनके लिए थोड़ा सा हो सकता है कि प्रॉब्लमैटिक हो या बोरिंग हो, पर चिंता ना करो, नया कंटेंट दूंगा, नया नया चीज बताऊंगा। देखो आयन डाइपोल का मतलब क्या होगा, दिस इज नथिंग बट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यह एक प्रकार का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, किनके बीच में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयन, एक आयन होगा एंड पोलर मॉलिक्यूल। देखो ये मुझे पढ़ाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जो लोग नए हैं मैं उनके साथ नाइंसाफी नहीं कर सकता ना, क्योंकि अगर मैं उनको गैस पढ़ाना चाहता हूं, अगर मैं उनको इंट्रैक्शन ही नहीं समझाऊंगा तो गैस कैसे समझ में आएगा बच्चों, है ना। कल को मैं उनको इंट्रैक्शन समझा रहा हूँ, कल को मैं बताऊंगा कि ये ए और बी को मिलाया स्ट्रॉन्गर हो गई इंट्रैक्शन या वीकर हो गई, पता कैसे चलेगा उनको अगर उनको इंट्रैक्शन ही नहीं आती होगी तो, है ना। सो इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयन एंड पोलर मॉलिक्यूल। एग्जांपल बहुत ही आसान है, जैसे कि मान के चलो कि मैंने आयन के रूप में ले लिया एक Na+ ले लिया, इसका इंट्रैक्शन मैंने देखा HCl के साथ, सही है ना। HCl में H के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है, Cl के ऊपर पार्शियल नेगेटिव है, तो यहां पे इनके बीच में ये वाला जो इंट्रैक्शन है डॉटेड, ठीक है। एक बात आप ध्यान रखेंगे कि जितने भी फिजिकल फोर्सेस होते हैं ना, ये मैं नोट करके बात बता देता हूं, जितने भी मेरे फिजिकल फोर्सेस होते हैं, फिजिकल फोर्सेस या फिजिकल बॉन्डिंग आर रिप्रेजेंटेड बाय, इनको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइंस। इनको हम लोग बच्चों डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। आया समझ के, नहीं आया? तो देखो ये जो डॉटेड लाइन है यह है मेरा फिजिकल फोर्स है, और H और Cl के बीच में यह मेरा क्या है, क्या है बताओ क्या है, यह है मेरा एक प्रकार का केमिकल फोर्स है। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्डिंग है ये, ठीक बात है। अरे बोलो भाई, क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? एक क्वेश्चन भी करवाऊंगा मैं आज आपको, मैं एक मस्त सा क्वेश्चन ढूंढ के लाया था आप लोगों के लिए, वो भी मैं करवाऊंगा, देखने दो मेरे को मिल जाएगा कि नहीं, जस्ट गिव मी 1 मिनट। एक क्वेश्चन है बढ़िया सा, वो मैं आपको दिखा देता हूं। मिल जाएगा। ठीक है जी, चलो चलो शुरू करते हैं, है ना भाई। चलो यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। सो आई होप आपको आयन डाइपोल इंटरेक्शन भी क्लियर हो गई होगी। किसी को कोई सवाल है तो पूछ लो, नहीं है तो मैं आगे बढ़ूं। सर ऐसे ही स्लिट ये क्या है, माय गॉड सर, ऐसे तो स्लेटर सर फिजिकल वाले ही हैं। ओके सर, हमारे पीरियोडिक से ऑक्सीजन लेके तो सरवाइव कर रहे हैं, क्या बात है। खेल गए अर्जुन और ब्लड, हाँ HB में भी कम हो जाए तो घर बैठ जाते हैं, वाह भाई वाह। ठीक है, बस बस बस, अब हम लड़ाई नहीं करेंगे, छोड़ो, कोई बात नहीं। केमिस्ट जीत गए, जिंदाबाद, केमिस्ट्री वाले लोग जिंदाबाद। ठीक है, चलिए बस करो अब इसको, फालतू की बातें करने में तो बहुत राजी हो तुम लोग, बहुत एकदम फुल राजी हो, फालतू की बातें करवा लो। नमस्ते सर, क्लास की नोटिफिकेशन नहीं आई। क्यों भाई क्लास की नोटिफिकेशन क्यों नहीं आई? खुशी राणा, व्हाट इज दिस? सब तो आ गए क्लास में, तुम कहां गई थी भाई? क्लास की नोटिफिकेशन तो आनी चाहिए तुमको। आओ देखो, चलो अब आ जाओ, थर्ड नंबर पे आ जाओ बच्चों। थर्ड नंबर पे जब हम बात करते हैं, सो दैट इज कॉल्ड एज डाइपोल 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 इंटरैक्शन। सही है, जैसा नाम वैसा काम। अब देखो डाइपोल डाइपोल भी मेरा क्या हो जाएगा, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पोलर मॉलिक्यूल्स, दो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सही है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैंने यहां पे पिछली बार भी आपको एग्जांपल सिखाया था, क्या हो जाएगा एग्जांपल के तौर पे, हो जाएगा HCl का इंट्रैक्शन, H पे पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव, दूसरे HCl मॉलिक्यूल के संग। सही है, अरे बोल दो भाई, इज इट क्लियर और नॉट? दिस इज, अब देखो इसी का ही एक स्पेशल केस होता है, इसी के ही स्पेशल केस को हम लोग क्या बोलते हैं, H बॉन्डिंग बोलते हैं। थोड़ा सा मैं इसके बारे में जिक्र करना चाहता हूं आज, H बॉन्डिंग के बारे में। ठीक है जी, H बॉन्डिंग से भी गैस का क्वेश्चन आया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूं अभी कैसा क्वेश्चन आया हुआ है। देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक प्रकार का डाइपोल डाइपोल का ही स्पेशल केस है। पहली बात तो इस बात को आपने खूब ध्यान रखना है। अब अगर ये डाइपोल डाइपोल का ही एक स्पेशल केस है, तो इसमें अंतर क्या है? देखो इसमें बस डिफरेंस ये होगा कि यहां पे ना H बॉन्डिंग जो होगा वो दो हिस्सों से मिलकर बना होगा। एक को बोलेंगे हम लोग H बॉन्ड डोनर, एक हिस्सा कहलाता है मेरा H बॉन्ड डोनर, और दूसरा हिस्सा कहलाता है मेरा H बॉन्ड एक्सेप्टर।
देखो जैसा जैसा आपको समझ में आ ही गया होगा, जो भी मेरा एच बॉन्ड डोनर होगा वह कौन होगा, एच बॉन्ड डोनर होगा, लोन पेयर्स होंगे, लोन पेयर्स ऑन फ्लोरीन, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन। जब भी हमारा लोन पेयर या तो फ्लोरीन पे हो, ऑक्सीजन पे हो या नाइट्रोजन पे हो। जैसे यहां पर ये वाला पार्ट जो है वो डोनर है, ये डोनर वाला पार्ट है, और ये वाला पार्ट जो है वह एक्सेप्टर वाला पार्ट है। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप मेरी बात, समझ रहे हो, ठीक है ना। तो ये एक्सेप्टर वाला पार्ट है, ये डोनर वाला पार्ट है। तो ये लोन पेयर होना चाहिए। जैसे ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड की कैटेगरी में नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि यहां पर जो डोनर है वो क्लोरीन है। क्लोरीन एज अ डोनर चलेगा ही नहीं, भगा दो क्लोरीन को। एज अ डोनर कौन चलेगा, लोन पेयर फ्लोरीन का, ऑक्सीजन का या नाइट्रोजन का। और एक्सेप्टर के रूप में कौन चलेगा, एक्सेप्टर के रूप में चलेगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन हाइड्रोजन, पार्शियल, क्या लिख दिया मैंने, चलेगा क्या इसमें, इसमें चलेगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन हाइड्रोजन कोवेलेंटली अटैच्ड विद, यह कोवेलेंटली अटैच होना चाहिए, कोवेलेंटली अटैच्ड विद किसके साथ, फ्लोरीन के साथ, ऑक्सीजन के साथ या फिर नाइट्रोजन के साथ। समझ में आया कि नहीं आया, यह कंडीशन होनी चाहिए। जैसे कि अब देखो इसमें हम एग्जांपल के रूप में क्या पढ़ सकते हैं, जैसे कि इसका बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा दैट इज HF का इंटरेक्शन HF के साथ। सही बात है। अब HF का इंटरेक्शन HF के संग से मेरा क्या मतलब है, यहां पर देखो लोन पेयर है भर भर के, और यहां पे भर भर के पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो ये वाला जो बॉन्ड बना, दिस इज दी H बॉन्ड, ठीक है। यह मेरा एग्जांपल हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। और यह कौन से प्रकार की हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, दिस इज इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बताओ बच्चों, इज दिस क्लियर और नॉट, ठीक है। सो आपने इस चीज का खासम खास ध्यान रखना है। मैं आपके लिए क्वेश्चन बता देता हूं, ठीक है। एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, देखो भाई, एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मान के चलो, जैसे एक बात और ध्यान रखना कि हमारे ये जो बॉइलिंग पॉइंट्स वगैरह होते हैं ना, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक्सटेंट ऑफ एच बॉन्डिंग, एक्सटेंट ऑफ एच बॉन्डिंग इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंट हम इसमें देखते हैं, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन लिक्विड स्टेट। जो भी उसके लिक्विड स्टेट होगा उसमें हम उसके एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखते हैं। जैसे मान के चलो आज मुझे कंपेयर करना हो, कंपेयर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ HF एंड H2O। मान के चलो आज मुझे ये कंपेयर करना है, ठीक है भाई। अब देखो पहले एक मिनट रुको, ये वाला क्वेश्चन करने से पहले ना, ये वाला क्वेश्चन करने से पहले ये एक चीज मैं आपको ना छोटी सी बात और बताना चाहता हूं। एक चीज मैं छोटा सा, ये वाला अभी छोड़ दो, एक छोटा सा टॉपिक मैं आपको और पढ़ाना चाहता हूं, दैट इज क्या, दैट इज दी फैक्टर्स अफेक्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ H बॉन्ड। फैक्टर्स अफेक्टिंग, क्या फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ H बॉन्ड। क्या है फैक्टर जो H बॉन्ड की स्ट्रेंथ को गवर्न करेंगे। सबसे पहला फैक्टर क्या है बच्चों, स्ट्रेंथ जो होगा ना, स्ट्रेंथ विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगी, स्ट्रेंथ विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन हाइड्रोजन, ठीक है। और फिर अगर ये वाला फैक्टर हमने देख लिया है, तो फिर दूसरा फैक्टर क्या होता है हमारा, स्ट्रेंथ जो होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, स्ट्रेंथ विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डोनर एबिलिटी। पहले भी मैंने आपको बताई थी। जैसे मान के चलो अगर मुझे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंपेयर करना है, देखना ध्यान से देखते जाना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाले सारे के सारे। ये देखो वैसे तो मैं डाइपोल डिस्कस कर रहा हूं, डाइपोल इज जस्ट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पोलर मॉलिक्यूल, सिंपल सी बात है। बट डाइपोल का ही एक स्पेशल केस मैंने उठा लिया जिसका नाम होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो हिस्सों से मिलकर बनता है, एच बॉन्ड डोनर, एच बॉन्ड एक्सेप्टर। एच बॉन्ड डोनर कौन होता है, इनका लोन पेयर। एच बॉन्ड एक्सेप्टर कौन होता है, ये जो एच बॉन्ड एक्सेप्टर वाला पार्ट होता है ना, ये मेन होता है, ये मेन पार्ट होता है। देखो बच्चों, ये मेन होता है, ये मेन होता है, ये मेन है, ठीक है, ये मेन है, ध्यान रखोगे इस बात का। अब आके चलो, मान के चलो कि मेरे को एक क्वेश्चन यहां पे दिया गया कि कंपेयर द स्ट्रेंथ। अब मेरे को यहां पे स्ट्रेंथ कंपेयर करना है, तो कंपेयर द स्ट्रेंथ में मैं क्या कर सकता हूं, ध्यान से देखना। अब कंपेयर द स्ट्रेंथ में लेट्स सपोज मैंने यहां पे क्या ले लिया, एक तो ले लिया मैंने HF टाटा टाटा ओ, ठीक है, और दूसरा मैंने ले लिया HF, सॉरी गलत बना दिया मैंने,
यहां पे मैंने ले लिया FH डॉट 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 O, दूसरा मैंने बना दिया FH डॉट 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 F। समझ आ रहा है? अब मान के चलो मुझे A और B में हाइड्रोजन बॉन्ड कंपेयर करना है, सही है। अब यहां पे अगर मुझे हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है तो सबसे पहले देखो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को। मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इस समय पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की जो स्ट्रेंथ है वो दोनों ही केसेस में बराबर आने वाली है, बराबर बराबर। अब हम देखेंगे डोनर एबिलिटी। यहां पर देखो इन दोनों में से डोनर एबिलिटी देखने के लिए ये नहीं देखते किसके पास लोन पेयर ज्यादा है, ना 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 ना। अब ऐसे तो देखो यहाँ पे लोन पेयर 2 है, यहाँ पे लोन पेयर 3 है, तो तुम लोन पेयर नंबर ऑफ लोन पेयर नहीं देखोगे, तुम ये देखोगे कि कौन अपना लोन पेयर इजीली डोनेट करने के योग्य है। कौन है? दैट इज ऑक्सीजन। तो इसीलिए हमारा जो ए वाला हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा दैट विल बी स्ट्रॉन्गर देन बी वाला हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 मुझे कंपेयर करके दो फटाफट से। लेट्स सपोज एक मैंने बॉन्ड ले लिया FH, दूसरा मैंने बॉन्ड ले लिया OH, N। बताओ मुझे जल्दी से कंपेयर करके दो कि ए और बी में ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा है। कंपेयर इट फॉर मी, हरी अप, कंपेयर इट प्लीज। अगला बताइए प्लीज सभी लोग, ऑल ऑफ यू प्लीज मुझे अगला बताइए। टेल मी दिस, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? ओके, सब लोग अलग अलग विचित्र विचित्र आंसर दे रहे हैं। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ए। ए का ज्यादा हो जाएगा बच्चों, सिंपल सी बात है ना। ध्यान से देखो भाई, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, किस केस में डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, किस केस में डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है? अरे पहले केस में ही तो है, क्योंकि खींचने के लिए कौन बैठा है? खींचने के लिए फ्लोरीन बैठा है, और यहाँ खींचने के लिए कौन बैठा है? ऑक्सीजन बैठा है। किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है? अभी तो पढ़ा हमने पीरियोडिसिटी में, फ्लोरीन की ज्यादा होती है। तो फ्लोरीन ज्यादा पॉजिटिव चार्ज इंपार्ट करेगा हमारे हाइड्रोजन के ऊपर, और इसके कारण हमारा जो बॉन्ड है वह ए वाला क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्गर। गलत बोल रहे हैं जो बी वाला बोल रहे हैं, आसिफ आप गलत बोल रहे हो, कौनिका आप भी गलत बोल रहे हो, विष्णु मोहन गुप्ता आप भी, सीमा बाटले आप भी, कौनिका सिंह आप भी, सब लोग गलत बोल रहे हो। जिनका जिनका मैंने नाम लिया है वह लोग गलत बोल रहे हैं। ठीक है जी, ओके ओके, चलो आगे। ठीक है, अब इसी बात पे एक क्वेश्चन मुझे और कंपेयर करके दो फटाफट से, दिमाग लगा के अपनी बुद्धि का पूर्ण रूप से इस्तेमाल करते हुए मुझे उसका आंसर देना। क्वेश्चन में कहता है कंपेयर द बॉइलिंग पॉइंट, कंपेयर द बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करके दीजिए मेरे को, किस किस में? HF में एंड H2O में। करो जल्दी, डू इट प्लीज, प्लीज प्लीज डू इट, प्लीज डू इट, प्लीज डू इट। ओके यहाँ पे मेरे को आंसर्स मिलने लग गए हैं, यहाँ पे आंसर्स आने लग गए हैं। सर H2O का ज्यादा होगा HF से, द अदर साइड कहता है। और विष्णु मोहन गुप्ता कहते हैं सर अच्छा सर पहले डेल्टा पॉजिटिव चेक करना। यस बिल्कुल विष्णु, पहले हमेशा डेल्टा पॉजिटिव चेक करते हैं बेटा। ओके, सब लोग, अर्जुन का आंसर, कौनिका का आंसर, सब लोग कहना चाहते हैं कि H2O का सर ज्यादा होगा HF के मुकाबले। बताना जरा क्यों, जरा मुझको रीजन तो बता दो, रीजन तो बताओ, रीजन, रीजन बताना प्यारे बच्चों। ये सब बात मैंने नहीं बताई थी, तभी मैं इस बातों को, इन बातों को रिपीट कर रहा हूं। करें, कंपेयर करें इसको। देखो बच्चों, आप लोगों ने आंसर मेरे को एकदम सही दिया है, आई एम वेरी हैप्पी विद योर आंसर। आंसर इज एकदम ओके, एकदम फंटास्टिक। सबने आंसर बोला है H2O का ज्यादा होगा। बहुत प्यारे बच्चों तुम तो। अब कैसे? देखो प्यारे बच्चों, H2O का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो डेफिनेटली ज्यादा होगा HF के मुकाबले। और बता देते हैं इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लगभग 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, और इसका 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। इतना फर्क, इतना ज्यादा फर्क। आओ देखो बच्चों कैसे होता है ये, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाली बात। आओ देखते हैं, फटाफट से देखते हैं।
कि क्यों ये चीज जल्दी जल्दी बॉयल होना चाहती है और क्यों नहीं होना चाहती। देखो एक चीज जो मैं आपको आज की आज ही क्लियर कर दूं, तीनों के तीनों स्पीशीज के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि यह किस तरीके से बिहेव करती हैं। आओ देखो बच्चों, ध्यान से देखना। अगर मैं बात करता हूं इन तीन स्पीशीज की बात करता हूं, ये तो मैं डिस्कस करता ही हूं, ये मैं थोड़ा सा ना पेज यहाँ पे हिस्सा यूज कर लेता हूं। लेट्स सपोज एक मैंने स्पीशीज ले लिया NH3, एक मैंने ले लिया H2O, एक मैंने ले लिया HF। ठीक है, तीनों को मैं कंपेयर कर रहा हूं। याद रखेंगे, याद रखेंगे। अगर मान के चलो इन दोनों की बात करता हूं और इसकी बात करता हूं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे उठा लिया गैसियस स्टेट उठा लिया, क्योंकि अब हम गैसियस स्टेट की बात कर रहे हैं तो चीजों को मालूम होना चाहिए ना। गैसियस स्टेट के अंदर, इन दोनों के अंदर, अमोनिया के अंदर और पानी के अंदर, नो एच बॉन्डिंग, कोई एच बॉन्डिंग नहीं होती है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स काफी दूर दूर चले जाते हैं। नो एच बॉन्डिंग बच्चों, कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है पानी के केस में और अमोनिया के केस में। बट एचएफ के केस चाहे गैस ही क्यों ना हो, एच बॉन्ड होता है, भूलिएगा नहीं। और अगर मैं अगला केस ले लेता हूं, दैट इज NH3, H2O एंड HF। अगर मैं बात करता हूं इनकी, अब मैंने कौन से स्टेट में उठा लिया इनको, मैंने उठा लिया लिक्विड स्टेट के अंदर उठा लिया। अब अगर मान के चलो मैं इनको लिक्विड स्टेट में बात करता हूं, तो लिक्विड स्टेट के अंदर भी डू नॉट फॉरगेट कि एच बॉन्डिंग तीनों में होती है, ऑल पोजेस एच बॉन्डिंग, ऑल एच बॉन्ड्स। ठीक है, और ऐसे जाते हुए यानी कि NH3 से H2O की HF की तरफ जाते हुए स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। बोलो भाई हाँ के ना, बोलो 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 बोलो। ठीक है, इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? जल्दी बताओ मेरे को फटाफट से बात, क्या यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? अब इस कंसेप्ट का हम जल्दी से उपयोग करते हैं और देखते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। चलो मुझे बताओ, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बता दीजिए। सर H2O में सर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा होगा सर, दो तरफ से वो खींच रहा है। ओ माय गॉड, नहीं बच्चों, नहीं 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 नहीं, आप लोग की रीजनिंग गड़बड़ है, रीजनिंग इज नॉट राइट। सही रीजन जानो। हे राम, क्या रीजन बोल रहे हो तुम लोग? ऐसा लग रहा है कि मैं बिल्कुल छोटे 11th क्लास के बच्चों को पढ़ा रहा हूं, ज्यादा है कम है। सही रीजन जानो बेवकूफो। यहां पर देखो, तो यहां पे होता क्या है, मान के चलो कि मैंने इसी तरीके से बीकर ले लिया, सही है। एक बीकर में हम बात करते हैं H2O पड़ा हुआ है, ये लिक्विड है H2O, ठीक है, सही है। और दूसरा बीकर लिया मैंने यहाँ पे, दूसरे बीकर में यहाँ पे मेरे पास HF पड़ा हुआ है, HF भी मेरे पास लिक्विड है, राइट। अब अगर मान के चलो कि मैंने इनको हीट करना शुरू कर दिया, ये देखो ये मैंने बर्नर लगा दिया, सॉरी गंदा बर्नर बना ये बहुत ज्यादा, थोड़ा सुंदर बनाता हूं मैं। ये मैंने बर्नर लगा दिया, इसको हीट करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे मेरे पास जो H2O है, क्या वह गैस बन जाएगा? ठीक है जी, H2O गैस बन गया, और यहाँ पे मेरे पास जो HF है वह क्या रह गया? वह रह गया सॉरी, आई एम सॉरी, वह क्या बन गया? वह भी गैस बन गया। लेकिन यहाँ पर बच्चों जब गैस बन जाता है ना, तो गैस बनने के बावजूद भी उसके ऊपर H बॉन्डिंग होती है। समझ में आया? यानी कि कहने का अभिप्राय क्या है? कहने का अभिप्राय यह है कि जब मुझे पानी को लिक्विड से गैस में लेके जाना है, तो मेरे को कम से कम इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी कि मुझे सारे के सारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ना पड़ेगा, इसीलिए टेम्परेचर अधिक देना पड़ेगा। समझ आई बात? लेकिन अगर HF की बात करता हूं, तो मेरे को हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूल्स, आसपास वाले मॉलिक्यूल्स, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स आपस में हाथ जोड़ के ही, हाथ पकड़ के ही मस्त एकदम से लिक्विड स्टेट से गैस में चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका हाइड्रोजन बॉन्ड लिक्विड स्टेट में भी है और गैस में भी है, तो फिर उनको क्या जरूरत है बॉन्ड ब्रेक करने की? तो मॉलिक्यूल्स को ही हल्का सा टेम्परेचर चाहिए, हल्की सी काइनेटिक एनर्जी चाहिए, जिसकी वजह से वह उड़ के कहां चले जाए? गैस में चले जाए। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। जो आप रीजन बोल रहे हो वो मेरे को अच्छा नहीं लगा, आई डोंट लाइक इट। आपको सही रीजन समझ में आया कि नहीं आया? हाँ जी भाई। कौनिका, तुम कह रही हो हर कोई टीचर मुझे बेवकूफ ही कहता है, कोई नालायक कहता है, अरे तुम तो बहुत होशियार लड़की हो। मैं तुम्हें कहता हूं कि तुम एक बहुत ही होशियार लड़की हो। ठीक है, तुम बिल्कुल बेवकूफ नहीं हो, तुम बहुत लायक हो। तुम अपना भी नाम रोशन करोगी, हमारा भी करोगी, अपने माँ बाप का भी करोगी। मुझे तुम पे पूर्ण रूप से विश्वास है। ठीक है, हाँ जी भाई। कौन कह रहा था मेरे को ये सर इसमें एच बॉन्डिंग ज्यादा है? विनीत पटेल भाई साहब, विनीत भाई साहब, क्लियर है? विनीत जी, मिस्टर विनीत पटेल, जल्दी बता। हाँ जी भाई, ठीक है, नहीं बताना मत बताओ।
रीजन समझ नहीं आया, पठान जी कह रहे हैं नहीं रीजन समझ नहीं आया। पठान साहब जरा दोबारा से रीजन पे गौर फरमाएं। रीजन क्या है यहाँ पे, ध्यान से सुनना बच्चे, ठीक है। मैंने कहा कि इनमें से मुझे बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करना है, ठीक है। पानी में अगर लिक्विड स्टेट में बात करें तो मस्त एकदम इसके अंदर एच बॉन्डिंग हो रही होती है, परंतु गैसियस स्टेट में एच बॉन्डिंग नहीं होती है, राइट। लेकिन एचएफ की बात करता हूं तो एचएफ में लिक्विड स्टेट में एच बॉन्डिंग होती है और गैसियस स्टेट में भी एच बॉन्डिंग होती है। तो यानी कि जब मुझे लिक्विड से गैस में लेकर के जाना है, देखो लिक्विड से गैस में लेके जाते हैं ना तो मॉलिक्यूल्स को हम अलग अलग करते होते हैं, सही है। लेकिन एचएफ एक इतना स्ट्रॉन्ग एच बॉन्ड होता है कि एचएफ इतना स्ट्रॉन्ग एच बॉन्ड होता है जिसकी वजह से गैस फेज में भी वो एच बॉन्डिंग बना के ही रखता है। यदि आप वो गैस फेज में एच बॉन्डिंग बना के रखेगा, ध्यान सुनना मेरी बात, यदि वो आप गैस फेज में एच बॉन्डिंग बना के रखेगा तो मुझे हाइड्रोजन बॉन्ड्स तोड़ने की जरूरत ही नहीं है, नहीं है ना। तो बस थोड़ा जरा से हीट दूंगा और मॉलिक्यूल एज इट इज इकट्ठे के इकट्ठे ऊपर चले जाएंगे गैस फेज में, तो इसीलिए टेम्परेचर कम ही तो लगेगा ना। अरे कम लगेगा ना, यही तो मैंने समझाने का प्रयास किया। बोलो अभी समझ में आया पठान? आंसर हुसैन बोल रहे हैं सर रिपीट करना। आंसर मैंने रिपीट किया, मैं लिख देता हूं, शायद आपको समझ में नहीं आ रही बात। चलो मैं एक बार अगले पेज पे दोबारा से लिख देता हूं। प्यारे बच्चों, बहुत ही समझदार बच्चे हो तुम तो। लेट्स सपोज देखो बच्चों, अब H2O जब मेरा लिक्विड वाला H2O गैस में जाता है ना, तो H2O लिक्विड जो होता है इसमें H बॉन्ड्स होते हैं, H बॉन्ड्स होते हैं। जबकि अगर मैं H2O गैस की बात करता हूं तो H2O गैस की बात करें तो नो H बॉन्ड्स, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बिल्कुल नहीं होते हैं प्यारे बच्चों, नो H बॉन्ड्स, ओके। जिसकी वजह से ये क्या है, दिस इज नथिंग बट बॉइलिंग, यानी कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस all the H bonds needs to be broken, need to be broken down, which in turn requires लार्ज एनर्जी। उनको लार्ज एनर्जी चाहिए। लार्ज एनर्जी का यहाँ पे क्या मतलब है, नेचुरली लार्ज एनर्जी का मतलब है हाई टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। जबकि अगर मैं बात करता हूं अगले वाले की बात करता हूं बच्चों, अगले वाले में HF की बात करता हूं, HF ये लिक्विड है, वह चला गया HF गैस में चला गया। इतना मुश्किल तो है ही नहीं जो आपको समझ में नहीं आ रहा। अब इसमें भी H बॉन्डिंग है, ठीक है, इसमें भी H बॉन्डिंग है, ठीक है। अब इसमें साफ साफ दिख रहा है कि नो नीड टू ब्रेक डाउन फिजिकल इंटरेक्शन ब्रेक करने की नीड नहीं है ना बच्चा। फिजिकल इंटरेक्शन therefore low temperature required for vaporization, low temperature required for phase change। अगर फेज चेंज करना है तो टेम्परेचर भी तो कम ही रिक्वायर होगा ना। बोलो भाई अभी समझ में आया कि नहीं आया? आंसर पठान अभी समझ में आया बेटा आप लोगों को कि नहीं आया? प्लीज लेट मी नो, प्लीज मुझे बता दो, ठीक है। ओके आंसर क्लियर हुआ। उसके बाद कौनिका ये पता नहीं कैसा सा काला काला सा इमोजी भेज रही है। कौनिका तुम ये कैसा सा इमोजी भेज रही हो? ठीक है ओके। उसके बाद विकास बोलते हैं सर ये भी तो कह सकते हैं कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा है तो नंबर ऑफ डेल्टा पॉजिटिव चार्ज नहीं कह सकते विकास, नहीं कह सकते बेटा। सर प्लीज सर फिर से रीजन समझा दो। मैंने पठान फिर से समझा दिया, देखो क्लियर है आप बिल्कुल, ठीक है। हाँ मजा आ गया कहने का तुमको, गुड। सर पार्शियली डेल्टा पॉजिटिव से क्यों नहीं कहा? हमने इसलिए नहीं कहा क्योंकि वो एक डोमिनेंट फैक्टर नहीं है बेटा। वो तो ऐसे तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स तो सब में ही बराबर बनेंगे, 4 एचएफ के पास भी तो बेटा तीन लोन पेयर है ना, तो वो तीन अलग स्पीशीज से इंटरेक्ट करेगा। यह गलत रीजन है आप लोगों का, ठीक है। लॉजिकल अप्रोच आ गई, हाँ बिल्कुल आनी भी चाहिए, ठीक है। कोनिका जी कुछ ज्यादा बोल गए ना सर जी? अच्छा ज्यादा बोल गया क्या मैं? ठीक है ओके फाइन। कोनिका बधाई हो, जश्न की तैयारी करो। ओके तारीफ हो गई, ठीक है ठीक है। भाई मैं कुछ यहाँ पे मिस कर रहा हूँ क्या? कोनिका कुछ कह रही है, सब लोग उसकी बात को मजाक में ले रहे हैं और मेरी बात का भी मजाक ले रहे हैं। एम आई मिसिंग समथिंग? क्या कुछ ऐसा मुझे जानने की जरूरत है जो मैं नहीं जान रहा हूँ? ठीक है चलो एनीवेज,
पठान एंड आंसर, इज इट क्लियर और नॉट? चलो ठीक है, क्लियर बोल दिया इन्होंने। हाँ जी सर क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया, बड़े समझदार बच्चे हो तुम लोग। आइए मैं आपको एक और क्वेश्चन करवा देता हूँ जो कि आया हुआ क्वेश्चन है, शायद शायद जैम में आया हुआ क्वेश्चन है या गेट में आया, आई डो नॉट रिमेम्बर, शायद गेट में आया हुआ क्वेश्चन है। और मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है। और देखो क्वेश्चन कहते हैं हमसे, सॉरी, सो द क्वेश्चन सेज, क्वेश्चन में ये था, कहता एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm pressure, 27 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm pressure, the density of HF gas is 2.37 gram per liter. Question is find the number of HF molecule, find the number of HF molecule involved in gaseous state, involved in gaseous state, and also involved in gaseous state, and also find the size of ring का साइज भी पता लगाओ। ट्राई करोगे आप लोग एक बार ये क्वेश्चन? कैन यू प्लीज ट्राई इट? ट्राई करोगे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन? हाँ भाई, विल यू प्लीज ट्राई इट? ठीक है, दिमाग लगाएं, सोचें और करें। ठीक है, लक्ष्य सैनी किस बात का नो आया भाई? एक तो मुझे तुम्हारी बातें नहीं समझ में आती, आती से ज्यादा। चलो बताओ मुझको फटाफट से, एक बार आप खुद से ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को, प्लीज ट्राई। जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया उसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हुए बताओ जरा मुझको। बताओ फटाफट से, हरी अप, टेल मी फास्ट फास्ट। नहीं हो रहा? नहीं हो रहा क्या? नहीं हो रहा क्या? मैं बताऊं क्या? यू वांट हेल्प? यू वांट हेल्प? यू वांट हेल्प? हेल्प हेल्प हेल्प? ठीक है, नहीं हो रहा आप लोगों से, चलो मैं थोड़ी सी हेल्प करता हूँ। देखो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे प्रोसीड करेंगे। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये है तो एक्चुअली गैसियस स्टेट का ही क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आता होता है एग्जाम में, ठीक है। चलो अब इसको बताते हैं आपको, थोड़ा सा हेल्प करते हैं आप लोगों की। देखो बच्चों, अब आपको पता है आइडियल गैस इक्वेशन होती है अकॉर्डिंग टू, ये सारा कुछ बताना है मैंने वैसे, अभी ये आएगा टॉपिक आइडियल गैस इक्वेशन। थोड़ी सी झलक दिखला देता हूँ, झलक देख लो। एक आइडियल गैस इक्वेशन की बात करें तो वह किसके बराबर होती है? पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। ये कैसे आया, कहां से आया, सब बताऊंगा, चिंता मत करो। अभी बस मैं अज्यूम करके चल रहा हूं कि आपको मालूम है आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। अब अगर मैं इस आइडियल गैस इक्वेशन की बात करता हूं, सो कैन आई राइट लाइक दिस, पीवी इक्वल्स टू, अब मोल्स को मैं क्या लिख सकता हूं? गिवन मास बाय मोलर मास, बोलो बच्चों, इंटू आर इंटू टी। हाँ जी भाई बोलो, ठीक है। एक काम करता हूं मैं, अब यहाँ पे थोड़ी देर एम को इधर ले आता हूं, एम को मैंने मोलर मास को इधर ले आया, दैट विल बिकम डब्ल्यू बाय वी, ठीक है, इंटू आर टी बाय पी, आर टी बाय पी हो जाएगा। सो व्हाट डू आई गेट, व्हाट डू आई गेट? देखो बच्चों, तो इससे सिंपली मिल जाएगा एम इज इक्वल्स टू डी आर टी बाय पी, ठीक है। यहां तक आई होप आपको समझ में आ गई होगी बात।
बताओ मुझको, यहां तक बात क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करने पे क्या मिलेगा हमको? अब एक काम करते हैं, मास निकाल लेते हैं, क्योंकि डेंसिटी डी मतलब क्या होता है यहाँ पे? डेंसिटी, क्योंकि वेट अपॉन वॉल्यूम क्या था बच्चों? डेंसिटी। आर हो जाएगा मेरा गैस कांस्टेंट, टी हो जाएगा टेम्परेचर जो कि दे रखा है, पी हो जाएगा प्रेशर जो कि दे रखा है। अब एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे इसका मास निकालता हूँ, तो यानी कि मास कितना आ जाएगा मेरा गैस का? गैस मॉलिक्यूल का मास कितना आ जाएगा? मोलर मास। एक्चुअली ये मास नहीं है, मोलर मास है। ठीक है, सो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि मेरे पास इस गैस मॉलिक्यूल का जो मोलर मास आएगा, जो HF वाला गैस मॉलिक्यूल है, उसके मोलर मास आएंगे मेरे पास, कितने आएंगे मोलर मास? दैट इज इक्वल्स टू डी। डी कितना दिया है मेरे को बताना? 2.37। सो इट इज 2.37 इनटू क्या दिया हुआ है? आर दिया हुआ है। आर की वैल्यू में कितनी ले लूंगा? 0.0821, क्योंकि लीटर और एटमॉस्फेयर में ये सारा डेटा। 0.0821 इनटू क्या दिया हुआ है? इनटू यहाँ पर दिया हुआ टी। टी 27 डिग्री है तो इसका कितना आ जाएगा? 300 केल्विन आ जाएगा, डिवाइडेड बाय यहाँ पे मेरे को प्रेशर दिख रहा है, जो कि प्रेशर कितना है? 180 एम है। बोलो पब्लिक, बोलो पब्लिक। तो यहां से मेरे पास मोलर मास निकल आएगा। मोलर मास कितना आएगा आप फाइंड आउट करेंगे। सो इट कैन बी फाउंड आउट दैट मोलर मास इज कमिंग आउट टू बी 58.37. so it is coming out to be 58.37 grams per mole. सही है? अरे सही है, अरे सही है कि नहीं है? जल्दी बताओ फटाफट से। ठीक है, यहां तक हमें बात समझ में आ गई? ठीक है, ओके। कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं बेटा, अब ये हो जाएगा। अभी 2 सेकंड ले लो बस तुम, चिंता की बात ही नहीं है। ठीक है, अब देखो, अभी कंसेप्ट भी समझ में आने लगेगा। सो बेसिकली व्हाट डू आई गेट? अब देखो मैंने कुछ नहीं किया बेटा, कॉन्सेप्ट के लिए मैंने सिर्फ अपनी आइडियल गैस इक्वेशन का इस्तेमाल किया, राइट? पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, पीवी इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई एम आर टी। अब मैंने क्या किया? मैंने डब्ल्यू और वी को एक साथ कर दिया, क्योंकि डेंसिटी दी हुई है, एम को इधर कर दिया, तो एम इज इक्वल्स टू पी एम, सॉरी, डी आर टी बाय पी, ये आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो कुछ भी नहीं है इसमें तो। ओके, अब यहाँ पे मैंने क्या किया? सारी वैल्यूज को पुट कर दिया, तो मेरे पास ये आ गया। अब मैंने इससे क्या रियलाइज किया? क्वेश्चन क्या था? कहता है 27 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm प्रेशर, द डेंसिटी ऑफ द HF गैस इज इतना, फाइंड द नंबर ऑफ HF मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्वड इन द गैसियस स्टेट। अब गैसियस स्टेट में कितने HF के मॉलिक्यूल इन्वॉल्वड है, यह पता लगाना है। देखो कैसे पता लगेगा फिर? ऑल्सो फाइंड द साइज ऑफ द रिंग। देखो बच्चों, अब हमें मोलर पता है, मोलर मास ऑफ HF कितना होता है? खुद सोचो, खुद सोचो जरा। मोलर मास ऑफ HF अपना कितना होता है? दैट इज इक्वल्स टू 19 प्लस 1 बोले तो 20 ग्राम्स पर मोल होता है, और हमारा जो आंसर आ रहा है वो लगभग कितना आ रहा है? 59 के आसपास आ रहा है। तो इससे मुझे क्या रियलाइज हुआ? तो N क्या हो जाएगा? एबनॉर्मल मोलर मास, एबनॉर्मल मोलर मास, यानी कि मेरा जो मोलर मास एबनॉर्मली निकल के आया है, डिवाइडेड बाय नॉर्मल मोलर मास। ठीक है जी, तो बस यहां से मेरे को मेरा आंसर मिल जाएगा मस्त वाला। सो व्हाट डू आई गेट? आई गेट एबनॉर्मल कितना दे रखा है मेरे को? 58.37, और नॉर्मली कितना आ रहा है? 20, which is approximately equals to 3। यानी कि जो HF है, it is existing as a trimer। HF is existing as a ट्राइमर। यह ट्राइमर की तरह एग्जिस्ट कर रहा है बच्चों, और अगर ट्राइमर की तरह एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब है कि इसकी रिंग कुछ ऐसे दिख रही है, एच एफ एच एफ एच एच एफ, समथिंग लाइक दिस। ये एक मॉलिक्यूल होगा पूरा का पूरा, दिस इज वन मॉलिक्यूल, दिस इज वन मॉलिक्यूल, दिस इज अनदर मॉलिक्यूल, एंड दिस इज another molecule, this is another molecule। ठीक है, existing as a trimer, 3 units। बोलो पब्लिक, समझ में आया कि नहीं आया? आया हुआ क्वेश्चन है ये एग्जाम में, खुद का बनाया क्वेश्चन नहीं है मेरा। दिस इज एन आस्क्ड क्वेश्चन। ठीक है, W रिप्रेजेंट करता है गिवन मास बेटा, W हमेशा मेरा गिवन मास रिप्रेजेंट करेगा। दिस W इज ऑलवेज गिवन मास, यानी कि मैंने यहाँ पे क्या खोल के लिखा कि जो N था ना, दैट इज N होते हैं मोल्स, दैट इज इक्वल्स टू W बाय M, यानी कि गिवन मास बाय मोलर मास। ठीक है, W हमेशा गिवन मास को रिप्रेजेंट करता है। ये नोटेशन आप पूरे टाइम याद रखेंगे, मैं यही नोटेशन इस्तेमाल करूंगा। स्मॉल n में इस्तेमाल करूंगा मोल्स के लिए, W कैपिटल W इस्तेमाल करूंगा गिवन मास के लिए, कैपिटल M इस्तेमाल करूंगा मैं मोलर मास के लिए। बोलो बच्चों, क्लियर है कि नहीं है? बताओ मेरे को फटाफट से, फटाफट बोलो, क्लियर है? डन है, डन है, डन है। ठीक है, शाबाश शाबाश शाबाश। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा, कैसे अप्रोच करे? लक्ष्य सैनी, अब हाँ चलो, लक्ष्य सैनी को भी समझ में आ गया, आसिफ को भी समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया। क्लियर, खुशी राणा भी कहती क्लियर। ठीक है बच्चों, चलो मैं आगे चलूं, अब अगले कॉन्सेप्ट की तरफ मूव ऑन करूं।
देख रहे हो, टॉपिक डाइपोल डाइपोल था, टॉपिक क्या नाम क्या था, डाइपोल डाइपोल, और डाइपोल डाइपोल के अंदर ही कितनी सारी कहानी सुना दी मैंने तुमको। डाइपोल डाइपोल का एक स्पेशल केस बताया, एच बॉन्डिंग, फिर एच बॉन्डिंग का मैंने तुम्हें बॉइलिंग पॉइंट कंपैरिजन सिखाया, फिर बॉइलिंग पॉइंट से मुझे याद आया कि एक क्वेश्चन भी करवा देता हूं जहां पर हमें ये पता चल जाए कि जो HF है वो गैस की स्टेट में भी एच बॉन्डिंग के फॉर्म में ही रहता है। फिर मैंने तुम्हें उसको प्रूव करने के लिए एक न्यूमेरिकल भी करवाया जो कि आया हुआ क्वेश्चन है किसी एग्जाम में, गेट में या जैम में या नेट में तो नहीं आया शायद, गेट में आया हुआ शायद। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू। बोलो बच्चों यस और नो। उप्स, आई होप दिस क्वेश्चन मेक सेंस टू यू। हाँ जी सर, आप ये सब इक्वेशन कर, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल पठान, क्यों नहीं कराऊंगा बेटा, डोंट वरी, हर एक इक्वेशन कराऊंगा। अभी तो मेरे को बस आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना था कि जो HF है वो गैसियस स्टेट में भी ट्राइमर के फॉर्म में रहता है, साइक्लिक फॉर्म में रहता है। ठीक है, बस मेरे को ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना था। क्यों नहीं कराऊंगा भाई, एक एक इक्वेशन कराऊंगा, काम क्या मेरा यहाँ पे, यही तो करवाना है मैंने, क्यों घबरा रहे हो तुम। बिल्कुल ठीक है, ओके ओके जी, आई होप ये कहानी सबको समझ में आ गई होगी। चलो मैं नेक्स्ट कहानी की तरफ मूव करता हूं। ठीक है, चलो अगली इंट्रैक्शन हम लोग पढ़ लेते हैं। 3 इंट्रैक्शन हमने कर ली थी, चौथा इंट्रैक्शन जरा देखें, चौथे इंट्रैक्शन पे जरा गौर फरमाएं। चौथा इंट्रैक्शन मेरा क्या था, दैट इज आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। ठीक है, तो आयन इंड्यूस्ड डाइपोल का डेफिनेशन क्या बनेगा, बड़ा ही सिंपल है, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between an ion and a non-polar molecule। सही है, अरे सही है, जैसे कि Na का इंट्रैक्शन किसके संग, Cl2 के संग, और Cl2 में भी आपको पता है ना पार्शियल चार्जेस डेवलप हो जाते हैं, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, दीज आर इंड्यूस्ड डाइपोल। इस चीज को हम लोग इंड्यूस्ड डाइपोल कहते हैं बच्चों। मैंने अभी अभी आपको रीजन भी समझाया कि इंड्यूस्ड डाइपोल पैदा ही क्यों हो रहे थे फर्स्ट प्लेस पे। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टिकती नहीं है, मूव करती रहती है, मूव करती रहती है, मूव करती रहती है। ठीक है, चलो आगे। फिफ्थ इंट्रैक्शन देखो प्यारे बच्चों, फिफ्थ इंट्रैक्शन क्या है, फिफ्थ इंट्रैक्शन है हमारे पास डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, जैसा नाम वैसा काम। ठीक है, सो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल क्या हो जाएगा, बताओ मेरे को फटाफट से बोलो। So dipole induced dipole will be, ये क्या हो जाएगा, this is the force of attraction, force of attraction, force of attraction between polar and a non-polar molecule। एक पोलर लेना है, दूसरा नॉन पोलर लेना है। ठीक है भाई, ठीक है भाई। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि HCl का इंट्रैक्शन Cl2 के संग, ये वाला प्रॉपर डाइपोल है, ये वाला इंड्यूस्ड डाइपोल है। ठीक है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज छठे वाला, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम होता है बच्चों इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल। इसको एक और नाम से जानते हैं हम लोग, किस नाम से जानते हैं, वी आल्सो कॉल्ड इट एज लंदन फोर्सेस। एक और नाम से जानते हैं इसको, किस नाम से जानते हैं, वी आल्सो कॉल इट एज डिस्पर्जन फोर्सेस। ठीक है भाई, आई होप ये सारी कहानी समझ में आ रही होगी आप लोगों को। बोलो प्यारे बच्चों यस और नो। ठीक है, ठीक है सर, मुझे फिजिकल के क्वेश्चंस में हमेशा डिफिकल्टी होती है, आगे भी ऐसे ही हेल्प करना सर। अरे गायत्री, तुम चिंता ही क्यों कर रही हो, गायत्री तुम तो अभी से ही घबरा रही हो है भाई, मेरे यहाँ पढ़ाने का फायदा क्या है ना। ओके ओके ओके, ठीक है। पोलर है, हाँ बिल्कुल सही जवाब। गायत्री बोलती है यहाँ पे कि सर मुझे फिजिकल के क्वेश्चंस में हमेशा डिफिकल्टी होती है, आगे भी ऐसी हेल्प करना सर। अरे गायत्री चिंता ही मत करो तुम, मैं पूरे टाइम यहीं पे कहीं पे हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारे सर पे चढ़ के खड़ा हूँ कि जहां तुम दिक्कत करोगे, जहां तुम्हें प्रॉब्लम आएगी, मैं हूं ना बताने के लिए।
पूछो तुम कितनी बार पूछो, है ना। सर एबनॉर्मल मोलर मास वाली बात बता दीजिए थोड़ा फिर से। खुशी राणा बेटा अगर मैं अभी से बताने लग गया ना तो आई हैव टू गेट इनटू द टॉपिक बहुत ज्यादा वाला, ठीक है। मैं आपको एबनॉर्मल मोलर मास भी, वेंट ऑफ फैक्टर भी, सारी बातें बताऊंगा छोटी छोटी, ठीक है ना। फिजिकल की छोटी छोटी बातों से भी क्वेश्चन पूछते हैं, चिंता ही मत करो तुम, समझ आ रही है बातें, मैं आपको सारा कुछ सिखाऊंगा, ठीक है। वेंट ऑफ फैक्टर को वेपर डेंसिटी के टर्म्स में कैसे देखते हैं, मास के टर्म्स में कैसे देखते हैं, कंसंट्रेशन के टर्म्स में कैसे देखते हैं, सब कुछ तुम्हें बहुत कंफर्टेबल हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं घबराना आप लोगों ने, ठीक है। मैं हूं ना यहाँ पे। सर आप बेस्ट टीचर, स्कूल में सिर्फ टीचर्स कहते थे 10 बार पूछो बताएंगे। अच्छा मतलब क्या कहने का मतलब है, विष्णु तारीफ कर रहा है कि बेइज्जती कर रहा है? दिल 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 4 दिए तूने मेरे को, ऐसा लग रहा है कि तारीफ है, बट थोड़ा सा डाउटफुल सा है, ठीक है। एनीवेज चलो बच्चों, आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। सो इंड्यूस्ड डाइपोल की बात करें, एंड रही बात न्यूमेरिकल्स की, रही बात ये न्यूमेरिकल्स के कॉन्सेप्ट की, घबराओ मत, आई एम हियर, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू, आई एम गोइंग टू हेल्प यू आउट, आई एम गोइंग टू हेल्प यू, इवन हेल्प यू टू डू योर डीपीपीज, है ना। हम लोग करेंगे बात इस बारे में भी, ठीक है। मैंने आपको प्रॉमिस किया था ना कि मैं आपकी हेल्प करूंगा, तो मतलब करूंगा, ओके चलो ठीक है। सो इंड्यूस्ड डाइपोल की बात करते हैं। सो व्हाट इज दिस इंड्यूस्ड डाइपोल? नाम जैसा नाम वैसा काम, दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, ठीक है जी, टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। अब टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैंने क्या ले लिया, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैंने लिया, व्हाट इज दिस एग्जांपल, जैसे कि ले लिया मैंने Cl2 का इंटरेक्शन Cl2 के संग। जैसे मान के चलो एक Cl2 का मॉलिक्यूल ये है, दूसरा Cl2 का मॉलिक्यूल ये है, तो इसके में ऐसे क्लाउड्स बन जाएंगे। थोड़ी देर के लिए यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पार्शियल नेगेटिव, इनके बीच में इंटरेक्शन होगा। अगले ही क्षण क्या होगा, जैसे ये क्लाउड्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स हैं, अगले ही पल क्या होगा बच्चों कि यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पार्शियल नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव हो जाएगा, सॉरी यहाँ पार्शियल नेगेटिव, देख रहे हो, तो इनके बीच में भी इंटरेक्शन हो जाएगी। तो इस प्रकार की इंटरेक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड डाइपोल, ठीक है। और मैंने आपको पहले भी बता रखा है, क्योंकि अब हमें वैन डर वाल को डिटेल में पढ़ना ही है, तो इनमें से वैन डर वाल कौन कौन से होते हैं, वैन डर वाल फोर्सेस कौन कौन से होते हैं, इनमें से दीज आर, एक तो डाइपोल, एक डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, और एक इंड्यूस्ड डाइपोल को हम लोग प्यार से वैन डर वाल कह देते हैं, ठीक है। इनको हम लोग वैन डर वाल की कैटेगरी में डाल देते हैं। These are my van der Waal forces, ठीक है। आई होप आपको सारे फोर्सेस क्लियर हो गए होंगे। अभी मैं ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ में भी इसको लगा देता हूं फटाफट से। सो ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा, दैट इज, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ? सबसे पहले आयनिक के बाद क्या हो जाएगा, आयन डाइपोल, मतलब आयन वाले सबसे पहले लगा दो, ठीक है, आयन डाइपोल। उसके बाद क्या आ जाएगा, एच बॉन्डिंग के बाद क्या आ जाएगा, डाइपोल, देन उसके बाद आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, देन उसके बाद डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, एंड देन लास्टली इंड्यूस्ड डाइपोल। बोलो बच्चों समझ में आया कि नहीं आया, बता दो मुझे फटाफट से, क्या ये कहानी क्लियर है कि नहीं है? ठीक है। ओहो सर फिजिकल में मोल कॉन्सेप्ट मिक्सिंग हो जाता है, नहीं आता प्लीज थोड़ा उसको बता, मोल कंसेप्ट हो जाता है समझ नहीं आता प्लीज, क्या बोल रहे हो, मिक्सिंग हो जाता है समझ नहीं आता थोड़ा उसको। संदीप बेटा गैस के बाद ना, गैस के बाद 15 तारीख से शायद कोई नया बैच भी अनाउंस कर रहे हैं। सो 15 तारीख से मैं पूरा मोल शुरू करूंगा फिजिकल का, ठीक है ना। फिजिकल केमिस्ट्री मैं शुरू करूंगा उसमें, उस बैच में मोल कॉन्सेप्ट से, चिंता ही मत करो तुम। मोल, वॉल्यूमेट्रिक, टाइट्रेशन का क्वेश्चन कभी गलत होगा ही नहीं तुमसे। हर प्रकार की टाइट्रेशन पढ़ाऊंगा, आइडोमेट्रिक, आईडीमेट्रिक, एवरी टाइट्रेशन यू कैन थिंक ऑफ, ठीक है। सारी की सारी टाइट्रेशन का एक ही ऐसे ही इसकी नर्व्स पकड़ लेंगे ना उसकी, कभी दिक्कत ही नहीं आने की तुमको, ठीक है। चलो ठीक है, ओके क्लियर है। चलो सारी बातें क्लियर हो जाने के बाद आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम एक और भी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक करेंगे आज की क्लास में, दैट इज द टाइप्स ऑफ ग्राफ्स। लेट्स डू टाइप्स ऑफ ग्राफ्स। सही है, रेडी हो के नहीं, जल्दी बताओ, हाउ इज द जोश? ठीक है, सब लोग तैयार, एकदम रेडी, तैयार, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं ग्राफ्स के बारे में। अब हम पढ़ेंगे ग्राफ्स के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स मैं आपको बताऊंगा,
So I hope you are ready for those concepts. Yeah. हम्म सर ग्राफ कैसे होगा? मैं बायो से, मैथ्स नॉट कम्स टू मी। मैथ्स नॉट कम्स टू मी। विशु चिंता मत करो, मैथ विल कम टू यू, डोंट वरी बेटा, डोंट वरी, डोंट वरी, ठीक है। यस यू आर रेडी सर। तो उस बैच का क्लास का एक्सेस हमें मिलेगा कि नहीं? क्यों नहीं मिलेगा भाई संदीप, क्यों नहीं मिलेगा? कैसे नहीं मिलेगा तुम्हें? कौन मना कर सकता है तुमको? मैं दिलवाऊंगा, कोई मना करके दिखाए। क्यों नहीं मिलेगा भाई? मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, हर क्लास का एक्सेस मिलेगा तुमको, चिंता मत करो, ठीक है, घबराने की बात नहीं है, ठीक है। चलो अब हम अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम लोग कहते हैं टाइप्स ऑफ ग्राफ्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ ग्राफ्स की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ ग्राफ्स की बात करें, देखो बच्चों कोई भी ग्राफ अगर हम बनाना चाहते हैं, अब देखो ये टॉपिक जब आप पढ़ लोगे ना, ध्यान सुनना मेरी बात, जब आप ये टॉपिक पढ़ लोगे तो आपको नेचुरली नेचुरली क्या आने लगेगा? आपको आने लगेगा गैस, आपका काइनेटिक्स भी कहीं ना कहीं सुधर जाएगा और आपका थर्मो भी चलने लगेगा। तो ये तीन टॉपिक, ये तीन बड़े बड़े यूनिट्स हमारे, यानी कि गैसियस स्टेट, थर्मोडायनेमिक्स और काइनेटिक्स, इस ग्राफ वाले टॉपिक पे बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो मैं आज ये ग्राफ वाला टॉपिक आपको सिखा देना चाहता हूँ। करूँ मैं, चालू करूँ? ठीक है। देखो किसी का कोई डाउट हो तो बीच में प्लीज बोल देना, मैं बीच में डाउट भी आपका ले लूंगा। चलो देखो बच्चों, सो अब देखो ग्राफ वाले टॉपिक की बात करें तो जब भी हम लोग ग्राफिकल एनालिसिस करते हैं ना, तो ग्राफ को पढ़ने का एक तरीका होता है, ठीक है। एक इक्वेशन होती है जैसे y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x की पावर n, सही है। अब याद रखना बच्चों, ये जो मेरा y होता है ना, ये जो y होता है, इस y को बोलते हैं हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल। This y is called as dependent variable. Now what is this dependent variable? यानी कि यह जो है वह x की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। जैसे जैसे x नाचेगा वैसे वैसे y नाचेगा, यानी कि x की वैल्यू जो है वो y को डांस करवाएगी। सिमिलरली अगर मैं x की बात करता हूं तो x इज माई इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि x की वैल्यू हम अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं, बट y की वैल्यू उस पर बहुत ज्यादा निर्भर करेगी। सो दिस इज कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सही है। यानी कि कोई भी इक्वेशन हो हमको इस तरीके से लिख देना है कि कौन डिपेंडेंट होगा और कौन इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है जी। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वाली बात क्या है, ठीक है। और ये जो हम यहाँ पर लिखते हैं, ये जो हम लिखते हैं यहाँ पे जो n होता है मेरा, दिस n इज कॉल्ड एज पावर, पावर, और इसको डिग्री भी बोलते हैं। हमारा जो सारा का सारा ग्राफ का गेम है ना, वो इस डिग्री पे डिपेंड करता है, ठीक है। मैं आपको सारी के सारी डिग्रीज के ग्राफ यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ, आओ इसको सीखेंगे और समझेंगे और आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वह बिल्कुल के बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। चालू करें? अरे चालू करें क्या? ठीक है, तो आइए। और हाँ एक बात और बच्चों, टाइप्स ऑफ ग्राफ में हम सिर्फ और सिर्फ 2 डायमेंशनल ग्राफ्स के बारे में बात करेंगे आज। 2 डायमेंशनल ग्राफ्स, सारे के सारे ग्राफ्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और इसमें मैं चर्चा करवाना चाहता हूं आपको 2 डायमेंशनल ग्राफ्स के बारे में, ठीक है। चलो देखो, अब यहाँ पे सबसे पहला पार्ट जो मैंने ले लिया यहाँ पे, दैट इज डिग्री इज इक्वल्स टू 1। मैंने फर्स्ट डिग्री वाला ले लिया। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि y इज इक्वल्स टू x की पावर 1, ठीक है। जब भी कभी हमारे पास x की पावर 1 आ रही है, यानी कि x और कुछ भी हो सकता है, y यहाँ कुछ y प्रेशर हो सकता है, x वॉल्यूम हो सकती है, कुछ भी, इट कुड बी एनीथिंग, ठीक है। वाई टेम्परेचर हो सकता है, ये प्रेशर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो हम इक्वेशन के अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाई करते जाएंगे। सो मेरा जनरल कहने का मतलब है कि वाई, सॉरी इक्वल टू नहीं आएगा, इक्वल टू नहीं आएगा, प्रोपोर्शनैलिटी की बात चल रही है अभी तक भी। सो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x की पावर 1। जब भी हमारे पास ये x की पावर 1 आ जाता है, तब हमारे पास क्या समस्या बनती है बच्चों, ध्यान से देखना। इसके लिए हम फिर लिखते हैं, इसकी इक्वेशन बन जाती है, ये जो ग्राफ आता है ये हमेशा किसके लिए आता है? दिस इज फॉर स्ट्रेट लाइन। ये वाला जो कंसेप्ट आता है, यानी कि डिग्री जब 1 होती है तो ग्राफ कैसा दिखेगा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमको दिखाई देगा। समझ आ गई बात? डिग्री 1 मतलब ग्राफ इज द स्ट्रेट लाइन, ठीक बात। अब यहाँ पे अगर मैं y की बात करता हूं तो y इज इक्वल्स टू, इक्वल में mx आ जाएगा, mx प्लस c। नाउ व्हाट इज दिस m हो जाता है मेरे पास, ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आप सबको लेबल करते हैं हम लोग यहाँ पे। ये जो मेरा m होता है इसको हम लोग कहते हैं स्लोप ऑफ ग्राफ, स्लोप ऑफ ग्राफ,
ठीक है, इसको हम m से डिनोट करते हैं, स्लोप होता है। और ये जो होता है मेरा, इसको बच्चों हम लोग कहते हैं इंटरसेप्ट ऑफ द ग्राफ, इंटरसेप्ट ऑफ ग्राफ। ठीक है जी, इंटरसेप्ट वो हिस्सा होता है, इंटरसेप्ट वो पॉइंट होता है जहां पे मेरा जो ग्राफ है वो एक्सिस को काटता है ना। द पॉइंट एट विच द ग्राफ कट्स द एक्सिस, ठीक है, जहां पे वो एक्सिस को कट करेगा। आई होप ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी, क्योंकि डिग्री देखो 1 है, डिग्री अभी भी 1 ही चल रही है, डिग्री नहीं मैं चेंज कर रहा, डिग्री मेरी 1 ही है अभी के अभी भी, ठीक है ना, डिग्री नहीं बदल रही है, ध्यान रखोगे बच्चों इस बात का, डिग्री नहीं बदल रही है। अब यहाँ पे बच्चों अगर मैं स्लोप की बात करता हूं तो बचपन में आपने पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, स्लोप जिसको मैं एम से डिनोट करता हूं उसको रिप्रेजेंट करने के दो फॉर्मूलाज होते हैं। एक तो होता है स्लोप इज इक्वल्स टू tan थीटा, यहां से भी सवाल आएंगे, tan थीटा, थीटा की अलग अलग वैल्यूज निकलवाएगा आपसे। और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है स्लोप का दूसरा फॉर्मूला होता है बच्चों dy बाय dx, यानी कि चेंज इन द वैल्यू ऑफ x अपॉन चेंज इन द वैल्यू ऑफ y, या फिर चेंज इन द वैल्यू ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, यानी कि जब x को बदलेंगे तो y कैसे बदलेगा। और अभी मैंने सिखाया था ना कि y जो होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और जो x होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। प्लीज बच्चों ध्यान से सुनना, मुझे मालूम है थोड़ा सा मैथ्स का पार्ट है, बट कब बिल्कुल चिंता मत करना, समझ में तुमको सब कुछ आएगा। सो आई होप यहां तक सारी बातें तुमको क्लियर हो गई होंगी। आई होप इतनी कहानी सबको क्लियर है। किसी को कोई शंका है, कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लीजिए। आई डोंट थिंक किसी को कोई भी प्रॉब्लम है। तो ये सारी बातें क्लियर हो जाने के बाद चलो अब मैं ना आपको यहाँ पे एक चीज करके दिखाता हूं जिससे कि आपको ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बच्चों, मान के चलो कि मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। लेट्स सपोज इस तरीके से मैंने अपना एक कोऑर्डिनेट्स ले लिया, यह मेरी y एक्सिस है नेचुरली और यह मेरी x एक्सिस है। ये सारे ग्राफ बना लिए मैंने, एक ग्राफ ये बना लिया, एक ग्राफ ये बना लिया, एक ग्राफ ये बना लिया और एक ग्राफ ये बना लिया। सही है, अरे बोलो। ठीक है जी, अब यहाँ पे आपने ध्यान रखना बच्चों कि ये जो मेरे राइट हैंड साइड वाले ग्राफ बने हुए हैं दोनों के दोनों, ये वाले जो मेरे राइट हैंड साइड वाले ग्राफ हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये वाले की जो स्लोप हो जाएगी, इनकी स्लोप हो जाएगी पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव। और ये वाले जो ग्राफ हो जाएंगे मेरे, जो ऐसे जा रहे होंगे, जो ऐसे नीचे की तरफ जा रहे होंगे, नीचे की तरफ जा रहे होंगे, उनकी स्लोप हो जाएगी नेगेटिव, इनका स्लोप नेगेटिव होता है। अभी करके दिखाते हैं, टेंशन लेने की बात नहीं है। स्लोप इज नेगेटिव, ठीक है, स्लोप नेगेटिव याद रखना है आपने। अब थीटा कैसे मेजर करते हैं, देखो m का वैल्यू मैंने अभी सिखाया था, m इज इक्वल्स टू tan थीटा, स्लोप tan थीटा हो सकता है, या फिर m क्या हो सकता है, m हो सकता है अपना dy बाय dx। अब इसके अकॉर्डिंग करके देखते हैं थीटा बच्चों कैसे मेजर करते हैं। हम यहाँ से ये वाली जो मेरी x एक्सिस है ना, यहाँ से चलना शुरू करते हैं, यहाँ से हम लोग मूव करते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं। जो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं तो यानी कि थीटा इज ऑलवेज मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। इसको मैं एंटी क्लॉकवाइज मेजर करता हूं, मतलब जैसे अगर अगले वाले का थीटा लेना होगा तो वह ये इतना हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक। ठीक है, सो दिस इज ऑलवेज मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज, ये मेरा एंटी क्लॉकवाइज मेजर होगा। सही बात है, ठीक है। और एक बात का ध्यान रखेंगे, इसकी स्लोप थोड़ी ज्यादा हो जाएगी क्योंकि मोर द थीटा मोर इज द tan का वैल्यू, मोर इज द स्लोप। ठीक है, तो ये वाला इसीलिए मेरा क्या हो जाएगा, मोर स्टीप, ये वाला मेरा ज्यादा स्टीप कहलाएगा और ये वाला मेरा लेस स्टीप कहलाएगा, लेस स्टीप। समझ आ गई बच्चों, समझ आया। अब बच्चों मैं आपसे एक सवाल पूछने जा रहा हूं नाउ। अब मेरी इच्छा हो रही है, बहुत तेज मेरे को इच्छा हो रही है कि मैं मान के चलो ग्राफ प्लॉट कर देता हूं ये वाला। लेट्स सपोज मैंने, अच्छा एक बात याद रखना, ये वाला जो पॉइंट होता है जहां से सारा कुछ निकल रहा है, इस पॉइंट को अपन बोलते हैं ओरिजिन बोलते हैं। अब मेरी एक इच्छा हो रही है कि मैंने ग्राफ प्लॉट कर दिया, ए से बी एक ग्राफ प्लॉट कर दिया, ए से बी एक ग्राफ प्लॉट कर दिया। अब मैं यहाँ पे चाहता हूं कि मेरे को ए से बी ग्राफ की स्लोप चाहिए। ठीक है, तो ए से बी वाले ग्राफ की मेरे को स्लोप चाहिए। आइए चेक करते हैं स्लोप ऑफ ए टू बी। एक मैंने ए से बी प्लॉट कर दिया, एक मैंने प्लॉट कर दिया ये वाला ए से सी, दो ग्राफ मैंने प्लॉट कर दिए ए टू बी एंड ए टू सी। नाउ आई वुड लाइक टू कैलकुलेट द स्लोप। आइए स्लोप इसका निकालते हैं। ठीक है, स्लोप ऑफ ए टू बी, स्लोप ऑफ ए बी, है ना, ए बी वाला जो ग्राफ हो जाएगा। देखो बच्चों स्लोप का फॉर्मूला क्या था, अरे dy बाई dx था ना, dy बाई dx, dy मतलब चेंज इन द वैल्यू ऑफ y। जब मैं a से b की तरफ जा रहा हूं, जब मैं a से b की तरफ जा रहा हूं, क्या मेरी y वाली वैल्यू चेंज हो रही है, नहीं हो रही ना, y तो ऐसे चेंज होगी, ऐसे जाने पे x x x x बदलता जा रहा है। तो यानी कि क्या मैं लिख सकता हूं 0 अपॉन dx, और 0 अपॉन एनीथिंग बच्चों कितना हो जाता है, 0। यानी कि कोई भी ग्राफ यदि x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा होगा तो उसका स्लोप कितना हो जाएगा, 0।
ठीक है, बिल्कुल नहीं भूलना इस बात का। ये देखो, ये थोड़ा सा है ये मैथमेटिक्स, बट थोड़ा सा ये मैथमेटिक्स हमारे काम का होता है और इसको हम लोग बार बार यूटिलाइज करते हैं। ठीक है बच्चा, अब यहां से मैं ए से सी का स्लोप निकालना चाहता हूं। अब आप मेरी हेल्प करो ए से सी के स्लोप के लिए। अब नाउ आई वुड लाइक टू कैलकुलेट स्लोप ऑफ AC, है ना। अब देखो स्लोप फिर से क्या होता था बच्चा, dy बाई dx होता है। अब dy में तो देखो y तो चेंज हो रहा है, तो यानी कि dy बाई dx, क्या x की वैल्यू चेंज हो रही है? नहीं, तो dy बाई 0। और एनीथिंग को अगर मैं 0 से डिवाइड कर दूंगा, एनीथिंग डिवाइड बाई 0 को हमेशा किसके बराबर हो जाती है? इंफिनिटी। यानी कि कोई भी अगर ग्राफ होगा जो कि हमारा एकदम y एक्सिस की तरफ जा रहा होगा, वह हमेशा के लिए क्या होगा? उसका स्लोप हमेशा इंफिनिटी हो जाएगा। बोलो भाई, इतनी सारी बातें आपको ये समझ में आई कि नहीं आई? अगर ये क्लियर है तो ही मैं आगे बढ़ूं, नहीं तो पहले मैं इसको रिपीट करूं, फिर मेरे लिए रिपीट करना बड़ी मुसीबत हो जाएगी। मैं वैसे तो हर चीज बड़ा स्लो स्लो बताया हूं, बट अगर फिर भी तकलीफ आई है किसी को तो मुझको बता दो। ठीक है, बोलो बोलो प्यारे बच्चों। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, टाइम मिले तो क्वांटम भी आप ही करवा दी। अरे भाई विष्णु, नहीं मैं नहीं करवाऊंगा। डी वाई बाई डी एक्स, शाबाश शाबाश सर। स्लोप टैन थीटा कैसे कैसे हमें पता चला? बसंत देखो, टैन थीटा जो स्लोप है ना, जब हम टैन थीटा का ग्राफ बनाते हैं ना, तो वो ऐसा ही निकल के आता है डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स के बराबर ही टैन थीटा की वैल्यू आती है। ठीक है, तो इस वजह से ओके। ठीक है, आई थिंक सबको क्लियर हो रहा है, सब लोग बहुत ही समझदार हो, बहुत अच्छे से इस चीज को ले रहे हो। आई एम वेरी वेरी हैप्पी विद योर परफॉर्मेंसेस। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको विभिन्न विभिन्न प्रकार के ग्राफ बनाना सिखा रहा हूं। चलो रेडी हो? रेडी हो कि नहीं? ठीक है, अब हम यहाँ पे ग्राफ बनाना सीख रहे हैं। जैसे कि सबसे पहला ग्राफ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स विद डिग्री 1, ग्राफ्स विद डिग्री, जिसमें डिग्री अभी कितनी रहने वाली है? 1। यानी कि मेरा जो ग्राफ होने वाला है वो नेचुरल सी बात है, ग्राफ कैसा होने वाला है? स्ट्रेट लाइन, ये तो श्योर है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होने वाला है। चलो बच्चों, अब सबसे पहली इक्वेशन में यहां पर जो लेने वाला हूं, दैट इज y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। सबसे पहले मैं ये वाला ग्राफ बनाना चाहता हूं। देखो बच्चों, अब अगर मान के चलो y इज इक्वल्स टू mx प्लस c का ग्राफ बनाना चाहते हैं, देखना ध्यान से देखते जाना बच्चों, है। अब y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, अब y इज इक्वल्स टू mx, m क्या था मेरा? याद करके बताओ मेरे को, m क्या था मेरा? स्लोप था। ये मेरा स्लोप था, और स्लोप मुझे क्या दिखाई दे रहा है आज? पॉजिटिव। c भी मेरा क्या है? c मेरा इंटरसेप्ट है, वो भी मुझे क्या दिखाई दे रहा है? पॉजिटिव। यानी कि y एक्सिस को पॉजिटिव काटेगा तो हमारा ग्राफ कैसा दिखेगा? समथिंग लाइक इस तरीके का ग्राफ हो जाएगा, जहां पर ये वाला जो पॉइंट हो जाएगा, इस पॉइंट को यानी कि यहां से लेके यहां तक की वैल्यू को मैं क्या नाम दूंगा? c, और यहां की जो स्लोप होगी उसका नाम क्या रखूंगा? प्लस m एंड प्लस c। पॉजिटिव c है ना? अरे पॉजिटिव c है तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अभी तो ये पहला है तो इसीलिए ज्यादा इसमें कुछ खास था नहीं, आगे आगे बढ़ोगे तो आगे आगे मजा आएगा आपको करने में। ठीक है, ये तो बहुत ही आसान था, इसमें कुछ भी नहीं है। अब मान के चलो कि मैंने ग्राफ का थोड़ा सा यहाँ पे नक्शा बदला, और मैंने क्या किया, यहाँ पे सेकंड ग्राफ में बनाना चाहता हूं y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी। चलो आओ माइनस एम एक्स प्लस सी का बना के दिखाता हूं। अब देखो इसमें और उसमें क्या अंतर है? अंतर ये है बच्चों कि इसमें माइनस एम एक्स प्लस सी है और इसमें प्लस एम एक्स प्लस सी है। अब देखो यहाँ पे मैं इसका ग्राफ बनाने चला तो बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल भी जोर मत दो अपने दिमाग पे। अब देखो बच्चा, यहाँ पे मेरी स्लोप क्या आ रही है? नेगेटिव, यानी कि ग्राफ ऐसे डाउन की तरफ जाएगा, और इंटरसेप्ट क्या आ रहा है? पॉजिटिव, यानी कि इंटरसेप्ट तो मैंने पॉजिटिव मार्क किया पहले। दिस इज माई सी, सो दिस इज माई वैल्यू ऑफ सी। अब ग्राफ को मैं ऐसा ऊपर ले जाऊं या ग्राफ को ऐसा मैं नीचे ले आऊं, सो माई ग्राफ इज गोइंग टू लुक लाइक दिस। इस तरीके का ग्राफ बन जाएगा। ये मेरी कौन सी एक्सिस है? वाई एक्सिस, और ये वाली कौन सी एक्सिस है? एक्स एक्सिस। आई होप ये दोनों ग्राफ क्लियर हो गए होंगे। यदि ये दोनों ग्राफ क्लियर हैं तो बाकी की इक्वेशंस के लिए तैयार हो जाओ बच्चा पार्टी, क्योंकि अब मैं आपको बाकी की इक्वेशंस देने जा रहा हूं। तो इससे मुझे क्या पता चला कि मेरा जो स्लोप है वो तो इंटरसेप्ट तो पॉजिटिव हो जाएगा, और स्लोप की वैल्यू क्या हो जाएगी? स्लोप इज माइनस ऑफ एम। ठीक है, और किसी को कोई तकलीफ है तो बताइए फटाफट से, नहीं है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब अगला ग्राफ जो मैं यहाँ पे आपके लिए लेकर आया हूं वो क्या है? अब वो आप मुझे बना के दिखाइएगा। ठीक है, यू विल टेल मी। नेक्स्ट ग्राफ मैंने यहाँ पे ले लिया y इज इक्वल्स टू, लेट्स सपोज मैंने ये ले लिया y इज इक्वल्स टू mx माइनस c। बना के दिखाना, बना के दिखाओ जल्दी से मुझे, कैसा ग्राफ आएगा इसका? y इज इक्वल्स टू mx माइनस c। अरे माइनस c वाला बना के दिखाओ मेरे को। चलो कैसे बनाओगे तुम लोग? नहीं बना पाओगे ना? हाँ, पीसीएम वाले स्टूडेंट्स के लिए बच्चों का खेल है। हाँ सुमित्रा है बेटा, अब मैं क्या करूं बताओ, कैसे मैं फिर अब
अब ऐसा तो नहीं है ना कि हमारे पास तो सारे बच्चे बराबर है, ठीक है। मैंने बोला ना अभी थोड़ी देर पहले, सब मेरे प्यारे बच्चे हो, तो मैं किसी को इग्नोर नहीं कर सकता ना। चलो इसका बनाते हैं आप, ठीक है। अब इसमें क्या नेगेटिव दिख रहा है मेरे को, इसमें क्या नेगेटिव दिख रहा है, इंटरसेप्ट नेगेटिव दिख रहा है, ठीक भाई, ठीक भाई। चलो अब मैं इसका ग्राफ बनाने जा रहा हूं, मुझे बताना बच्चा पार्टी की वो ग्राफ सही है या गलत है, ठीक है। ध्यान से देखना प्लीज, ठीक है। तो इंटरसेप्ट मेरा नेगेटिव है, यानी कि ग्राफ शुरू तो यहां से होगा, बोलो, यहां से शुरू होगा। अब इसको बनाने चलूंगा तो ये दिखेगा कैसे, यह दिखेगा कुछ ऐसे। कमेंट करके बताओ ये ग्राफ सही है या गलत है, जस्ट लेट मी नो, जस्ट लेट मी नो, इज दिस राइट ग्राफ और रॉन्ग, इज दिस ग्राफ राइट और रॉन्ग, इज दिस ग्राफ राइट और रॉन्ग। ये जो मैंने बनाया है, देखो मैं यस नो की तरफ ही पूछ सकता हूं, मैं और तो कुछ पूछ नहीं सकता। इज दिस ग्राफ राइट और रॉन्ग, टेल मी प्लीज। रॉन्ग रॉन्ग, ओके, रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग, बहुत सारे बच्चों को गलत लग रहा है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सुमित्रा आपको क्या लग रहा है बेटा, गलत है, गलत है, नो सर रॉन्ग, नो सर रॉन्ग, बहुत बढ़िया। आधे से ज्यादा पब्लिक को ये ग्राफ रॉन्ग लग रहा है, और सुमित्रा नाम का जो ये लड़का, जिसको अभी ये पीसीएम जो था, रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग, सबको रॉन्ग लग रहा है। माय गॉड, सुमित्रा तुम्हें तो चाटा लगेगा मेरे से, सुमित्रा को तो पहली बार चाटा लगेगा मेरे से। सही है ये ग्राफ, देखो कैसे, तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है। अरे नालायको, ये ग्राफ ऐसा कंटिन्यू होता होता, लाइन तो मेरी कितनी भी जा सकती है, क्या ये ग्राफ ऐसे 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 कंटिन्यू नहीं हो सकता क्या? मतलब अगर मैंने नीचे को बना दिया तो तुम्हें क्या लगता है ये नेगेटिव स्लोप है? गलत गलत गलत, ये पॉजिटिव स्लोप का ही एग्जांपल है। दिस इज नथिंग बट पॉजिटिव स्लोप। अरे भैया ये पॉजिटिव आ जाएगी स्लोप, क्योंकि ये एक्सटेंड करके मैं लेके जाऊंगा तो थीटा इसका ऐसे निकल के आ जाएगा। दिस इज पॉजिटिव स्लोप। जो अभी ये बहुत बहुत ज्यादा हीरो बन रहा था ना ये लड़का सुमित्रा नाम का, कि सर ये तो बच्चों का खेल है, बच्चों का खेल नहीं है ये। क्योंकि देखो अगर मैं इसका थीटा मेजर करूंगा तो थीटा इसका यहां से यहां तक भी मेजर हो सकता है थीटा, और उसके बाद इसका थीटा यहां से यहां तक मेजर भी हो सकता है। दोनों ही केसेस में थीटा का वैल्यू सेम आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में। माय गॉड, सब लोग ही कुछ नहीं सीख रहे, इसका मतलब वेरी बैड। हो गॉड, बताओ भाई समझ में आया कि नहीं आया? सर बाद में रियलाइज की, तुम्हारे बाद में रियलाइज करने से क्या होगा? तुम्हारे बाद में रियलाइज करने से कुछ नहीं होगा, तब तक तो नहीं है, डूब लेगी। राइट है ये, करेक्ट है ये, करेक्ट बिल्कुल ग्राफ बनाया मैंने। अपना थोड़ा सा स्पेक्ट्रम बढ़ाओ नॉलेज का। जो जो भी लोग रॉन्ग कह रहे थे, मैं एक बार नाम ले लूं उन लोग का, एक बार मैं नाम तो लूं उन लोग। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, तुम बस एक मिनट रुक जाओ। कौन कह रहा था रॉन्ग? जन्नत, सीमा, दी अदर साइड, सुमित्रा, अनन्या, लक्ष्य। वेरी बैड, वेरी वेरी बैड। ओके चलो भाई, आई होप अब इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको, अब तो गलती नहीं करोगे। चलो अगले वाला देखो, अगले वाला देखो, फिर अगला ग्राफ बनाते हैं अपन, चौथे नंबर वाला। ये लो, ये बनाते हैं अपन, ये बनाते हैं y इज इक्वल्स टू माइनस एम एक्स माइनस सी, ये ग्राफ बनाते हैं। चलो ये x है, ये y है, बताओ बताओ कैसा ग्राफ आएगा, चलो बताओ, चलो बताओ। जो बायो वाले हैं मेरा गोल उनको सिखाना है मेजरली, वैसे तो सबको ही सिखाना है। ठीक है चलो भाई, इसका ग्राफ बनाओ। क्या क्या नेगेटिव है, क्या क्या नेगेटिव है, जल्दी बोलो फटाफट से, क्या क्या नेगेटिव है? हर चीज नेगेटिव है, हर चीज नेगेटिव है, एवरीथिंग इज नेगेटिव नाउ, एवरीथिंग। बताओ, ग्राफ बनाने जा रहा हूं मैं इसका, ध्यान से देखना बच्चों, सही है या गलत है, सही है या गलत है, बस यस और नो बोल दो, यस और नो बोल दो, बाकी सब देखा जाएगा। अच्छा पीछे वाले को भी मैं लेवल कर लूं एक मिनट यहाँ पे। इसका जो इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट तो अपना नेगेटिव हो जाएगा, इंटरसेप्ट नेगेटिव, स्लोप पॉजिटिव, इधर भी लेवल कर लेते हैं। स्लोप नेगेटिव है, इंटरसेप्ट पॉजिटिव है। चलो बताओ ये मैंने ग्राफ सही बनाया है या गलत बनाया है, बस मेरे को हाँ या ना का जवाब दे दो।
इज दिस राइट और रॉन्ग? इज दिस राइट? इज दिस राइट और रॉन्ग? बताओ बच्चों, प्यारे बच्चों, इज दिस राइट और रॉन्ग? थिंक, थिंक एंड टेल। जल्दी मत करना, जल्दबाजी मत करना। ओके, बसंत को लगता है कि सही है। ओके, ओके, सही है कि गलत है? सही है, सही है, सही है। ठीक है, गायत्री को भी सही लगता है, करेक्ट लगता है, करेक्ट लगता है। हाँ जी भाई, करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है ये वाला ग्राफ, कोई दिक्कत नहीं है इस ग्राफ में, बिल्कुल सही ग्राफ बनाया है आप लोगों ने। ठीक है, ये वाला ग्राफ आ जाएगा मेरे पास। अब इसमें साफ 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 दिखाई दे रहा है कि ये वाला जो इंटरसेप्ट होगा, इंटरसेप्ट इज नेगेटिव एंड स्लोप इज आल्सो नेगेटिव। ठीक है, जल्दबाजी मत किया करो और सोच समझ के फिर जवाब दिया करो। सर इंटरसेप्ट एंड स्लोप बोथ आर नेगेटिव, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। बहुत ही समझदार और प्यारे बच्चे हो तुम तो। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं करने के लिए, डू इट फॉर मी प्लीज राइट नाउ। ड्रॉ द ग्राफ्स। शक्तिमान बन जाओ ये ग्राफ सीख के, चलो। बनाओ जल्दी, बनाओ जल्दी फटाफट से। बताओ भाई क्या आंसर आया आप लोगों का? विश्वा, कौन है विश्वा? विश्वा, तुम्हारा सर फोड़ दूं मैं? क्या बोल रहे हो तुम? ये गलत कैसे हो गया था पीछे वाला? सारी दुनिया सही बता रही है, तुम गलत बता रहे हो। व्हाट इज दिस विश्वा? व्हाट इज दिस बिहेवियर? सर एंगल वाला कॉन्सेप्ट क्या था? बसंत नॉट इंपॉर्टेंट बेटा, नॉट इंपॉर्टेंट, जितना सिखाया उतने पे ध्यान दो बस, नॉट इंपॉर्टेंट। चलिए, अब हम इसको डिस्कस करते हैं एक एक को फटाफट से। सारे के सारे ग्राफ्स को यहाँ पे हम फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। पहले वाला देखो, चलो फर्स्ट वाला ग्राफ देखो। फर्स्ट वाला ग्राफ कैसा दिखाई देगा हमारा? ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब यहाँ पे हमारे पास स्लोप क्या आ रहा है? पॉजिटिव, पास होगा ओरिजिन से क्योंकि इंटरसेप्ट है ही नहीं। सो दिस इज फर्स्ट वाला। ठीक है, स्लोप इज पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव, इंटरसेप्ट जीरो। ठीक है भाई, सेकंड ग्राफ देखेंगे बच्चों। सेकंड ग्राफ की बात करता हूं, ये हमारे पास हो गया कोऑर्डिनेट, ये मेरी एक्स एक्सिस, ये मेरी वाई एक्सिस। तो बताइए ग्राफ कहां से पास होने वाला है? माइनस, है ना? तो इसमें से आएगा और ऐसे को चला जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? स्लोप इज, स्लोप नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है कि नहीं है? जल्दी बोलो फटाफट से, बोलो कहानी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? थर्ड वाला भी सिखा दूं? थर्ड वाला में देखो क्या है, y इज इक्वल टू सी, यानी y जो है वो c के बराबर है। तो हमारा ग्राफ कैसा दिखेगा? कुछ ऐसा, यानी y जीरो नहीं है और इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, तो यहां से काटेगा ग्राफ, ऐसा ग्राफ दिखेगा। दिस इज y इज इक्वल टू सी, y इज इक्वल टू सी, दिस इज y इज इक्वल टू सी। ओके, ओके, ओके और नॉट? अब y इज इक्वल टू माइनस सी बनाना है अपने को, बना सकते हैं आराम से। तो अगला पार्ट क्या है अपना? फोर्थ पार्ट इज y इज इक्वल टू माइनस सी। दिस इज y इज इक्वल टू माइनस सी। ठीक है, दिस इज इंटरसेप्ट नेगेटिव।
फिफ्थ पार्ट क्या था अपना, x is equals to c. So the graph is gonna look like this. Okay. चलिए भाई बताइए, किसी को किसी पार्ट में तकलीफ है तो पूछ लीजिए, नहीं है तो बहुत बढ़िया। अगर अगर आपको किसी पार्ट में तकलीफ है तो प्लीज आस्क, नहीं है तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छे बच्चे हो फिर तुम, ठीक है। बोलो भाई हाँ या ना, फटाफट बताओ मेरे को। क्लियर है? अरे क्लियर है क्या? ऑल क्लियर, ठीक है। अच्छा वो लोग एक बार हाथ खड़ा करें, वो लोग मुझे एक बार अपना नाम दे जिनके 6 के 6 सही थे। ईमानदार, बिल्कुल ईमानदार, दिल से अपने दिल पे हाथ रख के मेरे को वो लोग सिर्फ बोले, हाथ खड़ा करे जिनके 6 के 6 सही थे। 6 के 6 क्लियर तो ठीक है, हो गया। जिनके 6 के 6 सही थे वह हाथ खड़ा करे, वो मुझे बताएं कौन है। बोलो बच्चों, 6 के 6 सही वाले कौन कौन है आप में से? ऑल 6 करेक्ट, ऑल 6 करेक्ट, ऑल 6 करेक्ट वाले हाथ खड़े करो। कोई भी नहीं है? एक भी नहीं है, एक भी नहीं है, एक भी नहीं है, ठीक है। ओके सुमित्रा के ऑल 6 करेक्ट है, शाबाश सुमित्रा बेटा, गुड बॉय। एनीबडी एल्स? एनीबडी एल्स विद ऑल 6 करेक्ट? तापसी के, आंसर के, गुड 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 गुड, शाबाश, ठीक है, बहुत अच्छे बच्चे तुम तो। ओके संदीप के भी सारे सही थे, सप्तऋषि के भी सारे सही थे, आलकेश दास के भी सारे सही थे, शाबाश, गुड। जिनके लोग के सारे सही थे बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस, आई एम हैप्पी। कॉनिका के भी सभी सही थे, गुड 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 गुड, बहुत अच्छे बच्चे हो तुम लोग तो। सो आई होप ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? ठीक है बच्चों, सो आई थिंक दैट इज ऑल फॉर टुडे, है ना। बाकी हम लोग कल करते हैं, क्योंकि अब मेरे को डिग्री 2 सिखाना है। डिग्री 1 क्लियर हो गया आप लोग को, ठीक है ना, ठीक है। डिग्री 1 क्लियर है, डिग्री 2 सीखेंगे अब हम कल से। डिग्री सिखाऊंगा 2, डिग्री 3, डिग्री 4, डिग्री -1, डिग्री -2 और गॉसियन कर्व्स और लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल, बस खत्म। और इतना कंफर्टेबल फील करोगे ना जब तुम एक्चुअल में इन ग्राफ्स को अपने अपने आंखों देखोगे, जब तुम इसको यूज करोगे केमिस्ट्री में, तुम बहुत कंफर्ट आ जाएगा तुमको। तुम खुद बोलोगे अरे सर मजा आ गया, तुम बोलोगे अरे सर क्या बात है, बहुत बढ़िया, ठीक है। आई होप तुमने आज की क्लास में कुछ नया सीखा होगा, कुछ मजा आया। अरे मजा आया आज की क्लास में? नहीं आया? ठीक है कोई बात नहीं, अगली में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, सो गुड नाइट बच्चों, थैंक यू फॉर अटेंडिंग माय क्लास एंड बीइंग सो सपोर्टिव, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे बच्चे हो आप लोग तो। फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ाऊंगा आपको ढेर सारी, ठीक है। पहले गैस पढ़ाऊंगा, फिर 15 तारीख से मोल भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। मोल में बहुत मजा आएगा पढ़ के। अच्छा खुशी बोलती है थर्ड एक्सप्लेन कर दीजिए। खुशी बेटा बहुत ही इजी है, थर्ड एक्सप्लेन देखो, इक्वेशन क्या थी, y इक्वल्स टू सी प्लस एम एक्स होता है। आज m जीरो है, स्लोप जीरो है। स्लोप जीरो होने का क्या मतलब है? स्लोप जीरो होने का क्या मतलब है कि हमारा जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। सिखाया था ना मैंने बेटा, देखो यहाँ पे, तब तुम सो रही थी क्या? ये मैंने सिखाया था ना, ये देखो ये देखो ये देखो, जब एक्स एक्सिस के पैरेलल होते हैं ए बी तो स्लोप जीरो हो जाती है। तो स्लोप जीरो होने का मतलब है कि एक्स के पैरेलल है, तो वही तो किया मैंने यहाँ पे, ठीक है जी। सॉरी यहाँ पे,
तो इसीलिए इंटरसेप्ट पॉजिटिव है तो थोड़ा सा ऊपर कर दिया। खुशी क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अरे कहाँ गया खुशी का डाउट? थर्ड अदर, ठीक है, यस सर आ गया, चलो मजा आया, गुड सर, टाटा बाय, टाटा बाय बाय, मजा आया, ठीक है। आलोकेश ब्रो कहाँ से हो? हाँ भाई आलोकेश बता दो इनको, पहले अपनी पर्सनल वार्तालाप कर लो, मैं तो बेवकूफ हूँ, मेरा तो दिमाग खराब है कि जो मैं यहाँ पे अपनी बातें कर रहा हूँ। हाँ संदीप बोल रहे हैं कि सर ग्राफ कल खत्म हो जाएगा क्या? हाँ बेटा बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ग्राफ के बाद आगे भी बढ़ जाएंगे, चैप्टर भी शुरू कर देंगे, लॉज की तरफ भी पहुंच जाएंगे। यस सर मस्त लगा आज का क्लास, बहुत अच्छी बात है गायत्री, आई एम हैप्पी कि आपको अच्छा लगा। ऑसम, आग लगा दिया सर, आग लगा दिया, आपने भी आग लगा दी, गुड, ठीक है। गुड नाइट आलोकेश, गुड नाइट एवरीबॉडी। कोनिका का कोई मैसेज नहीं आया, कोनिका कहाँ रह गई तुम, कुछ तो बोलो। कोनिका, अच्छा ये रही, चलो ठीक है, सबको गुड नाइट, सबको मेरी तरफ से बाय बाय टाटा, गुड विशेस, अच्छे से पढ़ाई करो, मजे मजे से पढ़ाई करो, फिजिकल पढ़ो, ठीक है, ठीक है, बाय सीमा, बाय खुशी, बाय दी अदर साइड, अलकेश, तापसी, गायत्री, बसंत, आंसर, संदीप, सौमित्रा, सप्रेशी, विष्णु, जन्नत, रितेश, कौनिका, चलो ठीक है, बाय बाय, बाय। मैं एंड स्ट्रीम कर रहा हूं। पंछी बनो उड़ती फिरूं,